चैप्टर 4 में आप याद रखना चैप्टर 4B। ओके, अब 4A और 4B क्या है? 4A आपका ई कॉमर्स वाला चैप्टर है और 4B आपका क्लाउड वाला चैप्टर है। तो अपन क्लाउड वाला मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाला चैप्टर, तो यहाँ पर अपन लॉजिकली फोकस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 4B पहले। तो 4B को अपन डिस्कस करते हैं। तो 4B वाला अगर अपन देखें कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी 7th वाले पॉइंट से अपन चालू कर रहे हैं 4B। तो आपका जो 7th पॉइंट है वो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज वाला, ये 4B वाला पोर्शन है। ओके, सबसे पहले अपन डेफिनेशन, ये बहुत ईजी पोर्शन है, ये अपना फटाफट होना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, टेक्निकल पॉइंट्स है, रिमेंबर करो, रिकॉल करो और अपडेट कर दो, खत्म कर दो। जहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको बता दूंगा मालिक। ओके, सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब okay, accessing data anywhere anytime, okay, from without worrying about internet, and that is called cloud computing. You are accessing data from anywhere anytime with the help of internet without worrying about maintenance of hardware and software resources, that is called cloud computing. Okay, आप कहीं पर भी बैठ के डेटा एक्सेस कर रहे हो उसको हम लोग क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना सबसे पहला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरमेंट कितने हैं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरमेंट कितने हैं मालिक? 4 एनवायरमेंट है, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड मतलब मेरा खुद का क्लाउड। ओके, पब्लिक क्लाउड, ओके वापस बोल रहा हूँ, याद रखना प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी किसके ऊपर होगा? एक्सेस के ऊपर नहीं रहेगा। मैनेज कौन कर रहा है? मैनेज कौन कर रहा है? ओन कौन कर रहा है? प्राइवेट क्लाउड मैं ओन करूंगा, पब्लिक क्लाउड कोई थर्ड पार्टी ओन करेगा, हाइब्रिड क्लाउड मैं भी ओन करूंगा एक क्लाउड का पार्ट और एक क्लाउड पब्लिक थर्ड पार्टी ओन करेगा, और हाइब्रिड क्लाउड के बाद कम्युनिटी क्लाउड जो होता है, ओके, 2-3 जन मिलकर प्राइवेट क्लाउड को मैनेज करते हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में बताऊं। ओके, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी में क्या सीन है? प्राइवेट क्लाउड मतलब मेरा खुद का घर है, पब्लिक क्लाउड मतलब मैं होटल में रुक रहा हूं, ओके, हाइब्रिड क्लाउड मतलब ओके मैं घर पे भी रुक रहा हूं लेकिन मेहमान ज्यादा आ गए इसीलिए मैं मेहमान को भेज रहा हूं ओके होटल के अंदर। एंड कम्युनिटी क्लाउड मतलब ओके धर्मशाला होती है ना, जहां पर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के लिए ओके धर्मशाला बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी क्लाउड। तो ये 4 क्लाउड का कॉन्सेप्ट याद रखिए, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड याद रखना ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाता है, इसको इंटरनल क्लाउड भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट क्लाउड भी बोलते हैं। यहां पर आपके एडवांटेजेस है प्राइवेट क्लाउड के, ओके, एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर आपको याद हो गया और साथ में कैरेक्टरिस्टिक भी है, आंसर इजी है। प्राइवेट क्लाउड के एडवांटेजेस क्या है? ओके, यहां पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी तोड़ रहेगी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी तोड़ रहेगी, और ये ओन्ड स्मॉल होते हैं इसलिए कंट्रोल बाय ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज है, बजट तोड़ कंस्टेंट होगा क्योंकि प्राइवेट क्लाउड में खर्चा ज्यादा आएगा, एंड यहां पर एसएलए वीक होंगे। सर्विस लेवल एग्रीमेंट आपको ऑलरेडी पता है, प्राइवेट क्लाउड में जो मैनेज करने वाला बंदा होता है वो अमित तादर का ही बंदा है। एग्जांपल, प्राइवेट क्लाउड मतलब मेरा खुद का डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है, यानी मेरा खुद का डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट होगा, मेरा खुद का बिजनेस डिपार्टमेंट होगा। अब मेरे को बताओ, मेरा मैनेज करने वाला मेरा ही बंदा है, आईटी डिपार्टमेंट मेरा ही बंदा है, अगर वो मैनेज करने में दिक्कत कर रहा है तो अभी केस कौन किस पे करेगा? अमित तातेड़ वर्सेस अमित तातेड़ का बिजनेस अगेंस्ट अमित तातेड़ का आईटी डिपार्टमेंट, केस आपस में नहीं होगा। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट इसमें वीक है मालिक। ओके, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा मतलब कुछ भारी नहीं मिलेगा मालिक, एंड दैट इज नथिंग बट ए प्राइवेट क्लाउड का डिसएडवांटेज। यहां पर कैरेक्टर्स बहुत इजी है, अगर आपको याद है मैंने एक्शन के साथ इसको मैं तोड़ करवाया था मालिक। सबसे पहले आपको याद रखना ये क्लाउड क्या है, ये तोड़ सिक्योर्ड क्लाउड है। ओके, तोड़ सिक्योर्ड याद रखना, इसके 3 कैरेक्टर्स है, बहुत इजी है। पहला पॉइंट सिक्योर्ड है, सेकंड पॉइंट सेंट्रल कंट्रोल्ड है, एंड थर्ड वीक एसएलए है। ओके, यानी याद रखना सिक्योर्ड है, सेंट्रल कंट्रोल है और वीक एसएलए है, एसएलए बराबर नहीं है, वो कैरेक्टर हेड पॉइंट मसाला, बहुत इजी आंसर है। पब्लिक क्लाउड मैंने आपको समझा दिया, पब्लिक क्लाउड एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो थर्ड पार्टी ओन करता है और अपन उसको यूज करते हैं और अपन उसके लिए पे पर यूज बेसिस पे पैसा देते हैं। ओके, इट कैन बी ओन्ड बाय बिजनेस, इट कैन बी ओन्ड बाय एकेडमिक, इट कैन बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ देम, और इसको हम लोग पे पर यूज बेसिस पे पैसा देते हैं। सर पब्लिक क्लाउड का बेनिफिट क्या है? सबसे पहला पॉइंट परवड़ता है, ओके, यानी अफोर्डेबल कॉस्ट। दूसरा पॉइंट हाईली स्केलेबल है, जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं। ओके, स्केलेबल मतलब इंप्रोवाइज करना, बढ़ाना, जब रिसोर्स चाहिए तब मिल सकता है। ओके, उसके अलावा सर्विस लेवल एग्रीमेंट तोड़ रहेगा क्योंकि थर्ड पार्टी है, अपन पैसे तो उसको दे ही रहे, अगर वो नहीं अगर मेरे को सर्विस देगा तो उसकी तो वाट लगाएंगे ना हम लोग, कोर्ट वोट में जाएंगे ना। पहले वाले में प्राइवेट में क्या था, मेरा ही डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा था, तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अमित तातेड़ अगेंस्ट अमित तातेड़, ये नहीं हो पाता था। कुछ समझ में आया मालिक? इसीलिए सर्विस एग्रीमेंट तोड़ है। इसमें नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ यूजर्स, कोई लिमिट में प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ यूजर्स जितने उतने एक्सेस कर सकते हैं, एंड यहां पर आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। तो 5 चीजें परवड़ता है, ओके, अफोर्डेबल कॉस्ट। सेकंड पॉइंट एसएलए तोड़ है। तीसरा पॉइंट स्केलेबल है, ओके, हाईली स्केलेबल है, इसको अपन हाईली स्केलेबल बोलते हैं। चौथा पॉइंट नो नीड और नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड लास्ट पॉइंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डालने की जरूरत नहीं है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आपके 2 है। सबसे पहला कॉन्फिडेंस नहीं आता यार सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी एश्योरेंस नहीं है, एंड दूसरा पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनॉमी नहीं है, यानी अगर मेरा कंट्रोल नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी क्लाउड है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनॉमी यहां पर नहीं रहेगी मालिक। ओके, ये पॉइंट होने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड। हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड आर देयर? 5 पॉइंट, एकदम इजी है। सबसे पहले हाई अवेलेबिलिटी, दूसरा पॉइंट हाईली स्केलेबल, तीसरा पॉइंट परवड़ता है, अफोर्डेबल कॉस्ट। वापस आते हैं हाई अवेलेबिलिटी, जब भी चाहिए तभी मिलेगा, हाईली स्केलेबल, जब चाहिए इतना बढ़ा सकते हैं, परवड़ता है, अफोर्डेबल कॉस्ट, ओके, लेस सिक्योर्ड एंड तोड़ एसएलए। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, हाईली अवेलेबिलिटी, ओके, हाईली स्केलेबल, अफोर्डेबल कॉस्ट, लेस सिक्योर्ड एंड स्ट्रिक्ट एसएलए। भारत माता की जय, मेरे ख्याल से आंसर ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद आता है आपका हाइब्रिड क्लाउड
क्लाउड कितने हैं? मान लीजिए हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड मतलब एक प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। ओके, एग्जांपल आई कैन स्टार्ट विद लाइक दिस, मैं प्राइवेट क्लाउड रहता हूं और जब मेरी डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने के लिए मैं पब्लिक क्लाउड के पास जाता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में ऑल टुगेदर एकदम कॉन्सेप्ट सिंपल है। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है? यहां पर एडवांटेज है मोर सिक्योर देन पब्लिक, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं प्राइवेट क्लाउड मेरा है ही तो पब्लिक से ज्यादा सिक्योर रहेगा, लेकिन यहां पर स्केलेबिलिटी मतलब बेटर स्केलेबिलिटी देन प्राइवेट क्लाउड भी है। ओके, यानी याद रखिए पब्लिक क्लाउड से बेहतर है सिक्योरिटी में और स्केलेबिलिटी में प्राइवेट क्लाउड से बेटर है, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड स्केलेबल पूरी तरह नहीं हो सकते। ओके, जब भी चाहिए प्राइवेट क्लाउड को मन किया तब बढ़ाने का ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन पब्लिक क्लाउड में ऐसा हो सकता है। तो प्राइवेट क्लाउड से अच्छा स्केलेबल है लेकिन सिक्योरिटी में लगी पड़ी है। ओके, तो पब्लिक में लगी पड़ी थी ना, तो इसीलिए यहां पर सिक्योरिटी में बेटर देन पब्लिक है। प्राइवेट जितना अच्छा नहीं है लेकिन पब्लिक से अच्छा है, लेकिन प्राइवेट से अच्छा स्केलेबिलिटी में है। डिसएडवांटेज क्या है? ओके, जितना प्राइवेट है उतना सिक्योर नहीं है, तो सिक्योरिटी फीचर इज नॉट गुड एज प्राइवेट एंड ये कॉम्प्लेक्स टू मैनेज है। तो यूजुअली मैं आपको समझाता हूं ये कॉम्प्लेक्स टू मैनेज क्यों होता है। याद रखिए प्राइवेट का एनवायरमेंट और पब्लिक का एनवायरमेंट, ये दो एनवायरमेंट अलग अलग है। इसको हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैं हमेशा बोलता हूं लव मैरिज जैसा हो गया। ओके, क्योंकि ये दोनों एनवायरमेंट अलग अलग है ना, प्राइवेट पब्लिक दोनों अलग अलग एनवायरमेंट है, तो लव मैरिज हुआ, लव मैरिज तो कॉम्प्लेक्स टू मैनेज होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ईजी है सर। हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर सर। कौन से? सबसे पहला पॉइंट नाम से याद रखो, कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट। कॉम्प्लेक्स टू मैनेज है, पार्शियली सिक्योर, हाईली स्केलेबल, बेटर स्केलेबिलिटी देन प्राइवेट। पार्शियली सिक्योर क्यों? पब्लिक से अच्छा, प्राइवेट से कम। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है एसएलए तोड़ भी नहीं है, वीक भी नहीं है। एसएलए तोड़ भी नहीं है, वीक भी नहीं है। तो 4 पॉइंट, व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड क्लाउड? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर क्या है? कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। उसके बाद है आपका स्केलेबिलिटी बेटर है। उसके बाद पार्शियली सिक्योर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट एसएलए में हंस भी नहीं रहा हूं, रो भी नहीं रहा हूं। तो अगर याद होगा प्राइवेट में एसएलए ओके, पब्लिक में एसएलए ओके, यहां पर एसएलए ओके, ऐसा रहेगा। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड मतलब एक ऐसा क्लाउड होता है जहां पर ओके सेम कम्युनिटी, सेम प्राइवेट, मतलब इन शॉर्ट ये दो प्राइवेट यूजर्स, दो प्राइवेट क्लाउड वाले एक साथ में आ जाते हैं और कॉमनली मैनेज करते हैं। दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। एडवांटेजेस क्या है मालिक? एडवांटेजेस कोलैबोरेटिव है। ओके, दो प्राइवेट क्लाउड मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। उसके अलावा बेटर सिक्योरिटी देन पब्लिक क्लाउड है, पब्लिक से बेटर है। एंड यहां पर ये लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड है। ओके, लॉजिक सिंपल है भाई, लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड है, लो कॉस्ट है और प्राइवेट क्लाउड है, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड का बजट इज कंस्ट्रेंट था। तो याद रखना लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड कैसे हुआ मालिक? इसीलिए हुआ लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड, इसीलिए हुआ लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड, इसीलिए हुआ। लॉजिक सिंपल है मालिक इसका। ओके, बिकॉज ये प्राइवेट क्लाउड, मैं प्राइवेट क्लाउड अलग करता था और एक यूजर था वो प्राइवेट क्लाउड अलग था, तो दोनों के लिए कॉस्ट ज्यादा थी। अब हम दोनों मिलकर एक ही प्राइवेट क्लाउड बना दिया और हम दोनों मिलकर मैनेज कर रहे हैं, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड, क्योंकि प्राइवेट ही है लेकिन लो कॉस्ट हो गया। लेकिन प्राइवेट है, सब लोग कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते, किसी का भी डेटा नहीं रख सकते, सिर्फ हम दोनों तीनों जो भी यूजर्स होंगे, जो भी एग्रीमेंट में आएंगे उनका ही डेटा रख सकते हैं, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड। डिसएडवांटेज क्या है इसमें? ओके, इट इज नॉट सिक्योर्ड एज प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड जितना सिक्योर नहीं होगा और ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनॉमी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर मल्टीपल यूजर्स हो गए। प्राइवेट क्लाउड में अकेला मैं यूजर था। कैरेक्टर्स क्या है? ओके, यहां पर याद रखना लव मैरिज है, लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। सर क्यों? प्राइवेट प्लस प्राइवेट, प्राइवेट प्लस प्राइवेट। हाइब्रिड में तो क्या था? ओके, प्राइवेट प्लस पब्लिक, तो लव मैरिज था। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? प्राइवेट प्लस प्राइवेट। इसीलिए यहां पर याद रखना प्राइवेट प्लस प्राइवेट के कैरेक्टर्स क्या होंगे? ओके, सबसे पहला पॉइंट ओके कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, कोलैबोरेटिव होगा। दूसरा पॉइंट पार्शियली सिक्योर, ओके ये तो कॉन्सेप्ट मालूम है। और तीसरा पॉइंट लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड, यानी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो 3 पॉइंट है, कोलैबोरेटिव मेंटेनेंस, पार्शियली सिक्योर एंड कॉस्ट इफेक्टिव। कोलैबोरेटिव मेंटेनेंस, पार्शियली सिक्योर एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉन्सेप्ट हो गए कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी क्लाउड। तो मेरे ख्याल से कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी क्लाउड भी क्लियर है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड आर देयर? 4, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी। प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी, ये 4 क्लाउड आपको ध्यान में रखना है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया क्लाउड सर्विस मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स। व्हाट आर द क्लाउड सीसी मॉडल? सीसी मॉडल मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर? तो आपको याद होना चाहिए IaaS, PaaS, SaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ओके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे क्या मिलता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे क्या क्या मिलता है मालिक? इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे हार्डवेयर मिलता है, स्टोरेज स्पेस मिलता है, प्रोसेसिंग पावर मिलता है और नेटवर्क मिलता है। वापस बोल रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे क्या मिलता है? हार्डवेयर, स्टोरेज स्पेस, प्रोसेसिंग पावर और नेटवर्क, ये 4 चीजें मिलती है। दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। यानी अगर मैं कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जिसका मैं सिर्फ डब्बा यूज कर रहा हूं, डब्बे के अंदर डेटा रखूंगा, डेटा तक पहुंचने का रास्ता और उसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग पावर, ये सब होता है। दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ओके, दिस इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। godaddy.com एंड अदर थिंग्स जो बोलते हैं ना, वेबसाइट अपनी होस्ट करो, रखो उधर, अमेजॉन के सर्वर पे रख सकते हैं। ओके, दैट इज नथिंग बट इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। ओके, इसके बाद और एक आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म में मुझे क्या मिलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन याद रखना प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का आप या मैं यूजर नहीं है, यहां पर जो डेवलपर होते हैं ना वो यूजर होते हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम रेंटल पे मिलता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ओके, यहां पर एबिलिटी टू डेवलप एंड डिप्लॉय एन एप्लीकेशन ऑन ए प्लेटफॉर्म, यानी एक प्लेटफॉर्म आपको रेंटल बेसिस पे मिलेगा। एग्जांपल
कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लेना है तो लाइसेंस बेसिस पे लेना पड़ता है, ओके। लेकिन प्लेटफॉर्म एज सर्विस में आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओके रेंटल बेसिस पे मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड ए प्लेटफॉर्म एज सर्विस, ओके। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है फॉर डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर। ये अपना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड अदर थिंग्स का कॉन्सेप्ट मत लगाइए, डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उसका डिस्कशन हुआ है। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर एंड यूजर को सॉफ्टवेयर मिलता है ताकि वो एप्लीकेशन यूज कर सके ओवर इंटरनेट विदाउट वरिंग अबाउट मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी इसको सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, मेंटेन करने का कॉन्सेप्ट नहीं है मालिक। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मालिक। एवरीबडी क्लियर मालिक? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। और यहाँ पर एंड यूजर्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एप्लीकेशन। एंड यूजर को एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल, आप जो यूट्यूब यूज कर रहे हो, कोई भी ऐप यूज कर रहे हो इंटरनेट पे, वो हो गया सास सर्विसेज। तो आपकी तीन मेन सर्विसेज कौन सी हुई? IaaS PaaS SaaS, IaaS PaaS SaaS। वापस बोल रहा हूँ, IaaS में मुझे डब्बा मिला, डब्बे में डेटा रखने के लिए जगह मिली, डेटा को पहुंचने का रास्ता मिला और उसका प्रोसेसिंग करने को मिला। ओके, पास के अंदर मुझे क्या मिला? ऑपरेटिंग सिस्टम मिला जो जिससे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसे सर्विस में मुझे क्या मिला? सॉफ्टवेयर ही मिला जिसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, याद रखना, पास के यूजर प्रोग्रामर होते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के यूजर अपन लोग होते हैं। दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो IaaS के अंदर आपको दो सेपरेट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IaaS। IaaS के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एकदम इजी है, 5 पॉइंट। वेब एक्सेस, ओके, वेब से एक्सेस होगा, इंटरनेट है, बिना इंटरनेट के काम कैसे होगा? सेकंड पॉइंट, हाईली स्केलेबल क्योंकि पब्लिक क्लाउड है। तीसरा पॉइंट, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज रखा हुआ है। तो सबसे पहले ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए वेब एक्सेस चाहिए। सेकंड पॉइंट, हाईली स्केलेबल है, जितना चाहिए उतना आपको स्पेस मिलेगा। तीसरा सिनेरियो, ओके, आपको सेंट्रलाइज मैनेज करना है, ओके, यानी आप कहीं पर भी बैठ के कहीं से भी एक्सेस करके उसको मैनेज कर सकते हो। चौथा सिनेरियो, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो दुनिया भर के यूजर के साथ शेयर किया जाता है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है पैसे कैसे देने हैं, पे पर यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर्ड सर्विसेज। व्हाट आर द 5 कैरेक्टर्स ऑफ IaaS? 5 कैरेक्टर्स ऑफ IaaS क्या है? ये 5 कैरेक्टर्स थोड़ी इजी है, आराम से ध्यान रखना। पहला पॉइंट है वेब एक्सेस, हाईली स्केलेबल, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मीटर्ड सर्विसेज। मीटर, पे पर यूज कॉन्सेप्ट, पे पर यूज कॉन्सेप्ट, तो मीटर्ड सर्विसेज है। इसके अलावा इंस्टेंसेस ऑफ IaaS है, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इंस्टेंस ऑफ IaaS में यहां पर अपने टाइम लेवल, लेकिन लॉजिकली इजी पॉइंट है। एक है NAS, ओके, एक है NAS। NAS का फुल फॉर्म है नेटवर्क एज ए सर्विस। दूसरा है आपका स्टोरेज एज ए सर्विस। तीसरा है डेटाबेस एज ए सर्विस। चौथा है बैकएंड एज ए सर्विस एंड पांचवा है डेस्कटॉप एज ए सर्विस। मेरे को बताइए, नेटवर्क एज ए सर्विस में मुझे क्या मिलेगा? नेटवर्क मिलेगा, दैट फॉर श्योर, नेटवर्क मिलेगा। बैंडविड्थ एंड अदर थिंग्स मिलेगा, बैंडविड्थ है, VPN है, ये सब कुछ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एज ए सर्विस। सेकंड पॉइंट आता है स्टोरेज एज सर्विस, मुझे क्या मिलेगा? स्टोरेज मिलेगा, लेकिन ये कौन सा स्टोरेज है? बैकअप का स्टोरेज है। इफ यू रिमेंबर, ये बैकअप साइड का स्टोरेज है, तो ये बैकअप रहेगा, लो कॉस्ट रहेगा, इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए एक्सेस करने के लिए। उसके बाद और एक है डेटाबेस एज ए सर्विस। डेटाबेस मतलब फ्रंट एंड मिलेगा, मतलब मुंबई का डेटा, मुंबई का सर्वर, मेन सर्वर का एक्सेस करना है, वहां पर डेटा रखा जाता है, तो इसमें एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस किया जाता है। अगर यहां पर API नहीं है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस नहीं है, तो यहां पर एक्सेस करना मुश्किल होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बैकएंड एज सर्विस। यहां पर सिर्फ मुझे बैकएंड मिलता है, बैकएंड मतलब सिर्फ स्टोर करने के लिए डेटा। जैसे अपन एग्जांपल बताते हैं बैकएंड एज ए सर्विस, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था GoDaddy का, दैट इज नथिंग बट ए बैकएंड एज ए सर्विस, जहां पर सिर्फ आप डेटा स्टोर कर सकते हो या ऐप को स्टोर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड बैकएंड एज ए सर्विस। यानी अगर आप देखो ओके, गूगल ड्राइव जो आप रखते हो, दैट इज नथिंग बट ए बैकएंड एज ए सर्विस, जहां पर बैकएंड सर्विसेज मिल रही है आपको। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है डेस्कटॉप एज ए सर्विस। ये याद रखना, डेस्कटॉप एज ए सर्विस में मुझे डेस्कटॉप नहीं मिलता, ये गड़बड़ मत करना, बिकॉज देखो, नेटवर्क एज ए सर्विस में नेटवर्क मिल रहा, स्टोरेज एज सर्विस में स्टोरेज मिल रहा है, डेटाबेस सर्विस में डेटाबेस मिल रहा, ओके, बैकएंड एज सर्विस में मुझे बैकएंड मिल रहा है। वैसे ही आप डेस्कटॉप एज ए सर्विस में डेस्कटॉप बोलोगे, अबे मां कसम लग जाएगी। तो डेस्कटॉप एज ए सर्विस में मुझे क्या मिलता है? डेस्कटॉप का एक्सेस मिलता है। एग्जांपल, आप जो पेन ड्राइव लेक्चर लेते हो, ओके, गूगल ड्राइव लेक्चर लेते हो, दिस इज नथिंग बट डेस्कटॉप एज ए सर्विस। ये आपको डेस्कटॉप, आपके एंगल से सास है, आपके एंगल से सास है, आपके एंगल को मत लो, अमित तात्री के एंगल को लो। ओके, मैं डेस्कटॉप एज ए सर्विस देता हूं, मैं ओके, जो सर्विस प्रोवाइडर है मेरा, जो सर्विस प्रोवाइडर, एग्जांपल जो रियो प्लेयर है, उसको मैं पैसे कैसे देता हूं? जितने यूजर एक्सेस करेंगे उतने हिसाब से पैसे दूंगा ना मालिक, दैट इज नथिंग बट डेस्कटॉप एज ए सर्विस। आपके एंगल से तो सास है, आप रियो को एक्सेस कर रहे हो, आप इंटरनेट पे जा रहे हो, आप एक्सेस कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट सास। तो यूजर देखो, यूजर चेंज हुआ तो ये कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं मालिक। तो अगर आप खाली सॉफ्टवेयर, रियो प्लेयर का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ओके, आप मेरा पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव देख रहे हो, ओके, इसका मतलब आप रियो प्लेयर यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप सास हो गए, आप सास यूज कर रहे हो। लेकिन मेरे एंगल से देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, क्योंकि मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं ना। रियो प्लेयर मतलब किसी का है, थर्ड पार्टी का है, मेरा थोड़ा है, मैं उसकी सर्विसेज यूज कर रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं, तो मैं उसका सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको देने रहा हूं। ओके, तो आपको जितने एक्सेस दिए उसके हिसाब से मैं उसको पेमेंट करूंगा, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप एज ए सर्विस। तो मेरे ख्याल से डेस्कटॉप एज ए सर्विस आपको समझ में आ गया। डेस्कटॉप एज सर्विस में आपको डेस्कटॉप नहीं मिल रहा है, डेस्कटॉप का एक्सेस, जितने जन को एक्सेस मिला उसके हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से इंस्टेंसेस ऑफ IaaS समझ में आया। इंस्टेंस ऑफ IaaS 5 चीजें, नेटवर्क, ओके, स्टोरेज, डेटाबेस एंड बैकएंड एंड डेस्कटॉप एज ए सर्विस। ये होने के बाद और एक क्वेश्चन है इंस्टेंस ऑफ SaaS। ये तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन इजी आंसर है। ओके, टेस्टिंग एज ए सर्विस, ओके, सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करना है तो ये भी सर्विसेज आपको मिलेगी। API एज ए सर्विस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एज ए सर्विस।
मैं ओके आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, व्हाट्सअप से आपको गूगल मैप में जाना है, किसी को गूगल मैप भेजना है, ओके मेरे को मेरी लोकेशन अभी कहाँ पर वो भेजनी है, क्या मैं व्हाट्सअप के थ्रू भेज सकता हूँ? आंसर इज यस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस मतलब क्या, एक प्रोग्राम दूसरे के साथ इंटीग्रेट होता है। और व्हाट्सअप अलग सर्विसेज है, फेसबुक अलग सर्विस है, गूगल अलग सर्विस है, लेकिन सब इंटीग्रेट होकर सर्विसेज दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एपीआई एज ए सर्विस। एंड तीसरा पॉइंट है ईमेल एज ए सर्विस। ओके आपको ईमेल यूज करना है, दैट इज कॉल्ड ईमेल एज ए सर्विस। ईमेल एज ए सर्विस, ईमेल यूज कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड ईमेल एज ए सर्विस। यहाँ पर आपके क्लाउड का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इसके बाद होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड ओके अदर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स। अदर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स भी इजी आंसर है। एक है कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, डेटा एज ए सर्विस, सिक्योरिटी एज ए सर्विस, ओके आइडेंटिटी एज ए सर्विस। वापस आते हैं डेटा, ओके पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन, दूसरा है डेटा, तीसरा है सिक्योरिटी, चौथा है आइडेंटिटी। ओके वापस आते हैं मालिक, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस कास, कम्युनिकेशन एज सर्विस में मुझे क्या मिलेगा? कम्युनिकेशन मिलेगा। कम्युनिकेशन एज सर्विस में मुझे क्या मिलेगा? कम्युनिकेशन मिलेगा। डेटा एज सर्विस में मुझे क्या मिलेगा? डेटा मिलेगा। एग्जांपल जस्ट डायल वाला एग्जांपल, कम्युनिकेशन सर्विस का एग्जांपल दीजिए सर। कम्युनिकेशन एज ए सर्विस का एग्जांपल आप देखोगे ना, तो यहाँ पर लीज्ड बेसिस पे अपने को सॉफ्टवेयर मिलते हैं। कम्युनिकेशन एज सर्विस इज सॉफ्टवेयर ओनली, लेकिन ओके सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, लेकिन वो लीज बेसिस पे मिलते हैं। एग्जांपल इसको बोल सकते हैं लोटस नोट्स, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अगर आप कोई ऑफिस में काम करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ओके अगर आपके ईमेल आईडी ऐसे बन रहे हैं amit@hdcbank.com, amit@atacademy.com, तो ये ईमेल आईडी किस में खुलेंगे? ये जीमेल में नहीं खुलेंगे, ओके रेडिफ में नहीं खुलेंगे, याहू में नहीं खुलेंगे, फिर ये किस में खुलेंगे? ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नहीं तो लोटस नोट में खुलेंगे। ये लोटस नोट या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज नथिंग बट कम्युनिकेशन एंड सर्विस, व्हिच इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ये सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, दैट इज नथिंग बट कम्युनिकेशन एंड सर्विस। डेटा एज ए सर्विस, ओके जस्ट डायल का एग्जांपल, ज्योग्राफिकल बेस पे डेटा मिलता है, ओके जैसा पेमेंट करना है वैसा डेटा आपको मिलेगा। उसके बाद है सिक्योरिटी एज सर्विस, ओके यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप ले सकते हो, जो भी सॉफ्टवेयर आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी एज ए सर्विस। आइडेंटिटी एज ए सर्विस, ओके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो आइडेंटिटी पर्पस के लिए मिलते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। अगर आपको याद होगा एक्सेस कंट्रोल करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन एज ए सर्विस वाले सॉफ्टवेयर काम आते हैं मालिक। दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। तो हमने अदर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स आते हैं 4, कौन से? सबसे पहला है कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, डेटा एज ए सर्विस, सिक्योरिटी एज ए सर्विस, आइडेंटिटी एज ए सर्विस। मेरे ख्याल से भारत माता की जय, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रक्चर। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब यहाँ पर आगे 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर है। कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडवांटेजेस है एंड ड्रॉबैक्स है। हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर? एकदम इजी है। सबसे पहला स्केलेबिलिटी, तो सबसे पहला पॉइंट याद होगा स्केलेबिलिटी, पैसे कैसे दे रहे हैं? पे पर यूज, ओके जब चाहिए तब मिलेगा, ऑन डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट अपने आप को रिकवर करेगा, रेजिलियंस, याद रखना रेजिलियंस मतलब अपने आप को रिकवर करना, रिलायबिलिटी मतलब बैकअप से रिकवरी करना। नेक्स्ट पॉइंट मल्टी शेयरिंग, सबके साथ शेयर किया जाएगा। उसके बाद है वर्कलोड मूवमेंट और माइग्रेशन, यानी अगर सर्वर एक डेटा शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर, अपने को मालूम भी नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटी, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे नेटवर्क यूज कर सकते हैं। तो यहां पर है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको ध्यान में रखना है। व्हाट आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजी पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट से ज्यादा इजी पॉइंट है, स्केलेबिलिटी। सेकंड पॉइंट है पे पर यूज, जब चाहिए तब मिलेगा, ऑन डिमांड। चौथा कॉन्सेप्ट है ओके उड़ गया तो अपने आप को रिकवर कर लेगा, रेजिलियंस। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको मिलेगा, मल्टी शेयरिंग। एंड उसके बाद एक उड़ गया तो दूसरे को शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड वर्कलोड मूवमेंट, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटी, नेटवर्क सारे नेटवर्क को एक्सेस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड। उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ क्लाउड, ओके एकदम इजी पॉइंट है। सबसे पहले पैसा, ओके सबसे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर कम किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर दो। दूसरा पॉइंट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम हो गया, ओके कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वापस बोल रहा हूं पब्लिक क्लाउड के हिसाब से देखो, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम करोगे, ओके मेंटेनेंस आपका कम से कम होगा, इसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगा, क्योंकि सस्ता होगा, ऑप्टिमाइज होगा। 4 पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गया, ओके उसकी वजह से मेंटेनेंस कम हो गया, इसकी वजह से यू कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट पॉइंट, ओके यू कैन एक्सेस एनीवेयर एनी टाइम। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, यू गो एनीवेयर यू कैन एक्सेस द क्लाउड्स। नेक्स्ट पॉइंट, ओके स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, क्योंकि क्लाउड में डेटा रखा जाता है तो बिजनेस प्रोसेस एकदम स्ट्रीमलाइन किया जाता है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज एवरीबडी इज एक्सेसिबल एंड एवरीबडी इज अवेलेबल ऑन क्लाउड। तो ये कॉन्सेप्ट है 8 बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो व्हाट आर द 8 एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? सबसे पहला पॉइंट, कैपिटल कम हो गया, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गया, उसकी वजह से मेंटेनेंस कम हो गया, उसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो गया, एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, ओके जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रेनिंग कम से कम देनी पड़ेगी, और स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हुए तो ट्रेनिंग भी कम देने की जरूरत पड़ेगी। ये एडवांटेजेस हो गए। इसके अलावा ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके अगर इंटरनेट कनेक्शन लॉस, इमेजिन करो अपना इंटरनेट कनेक्शन उड़ गया तो गया, ओके ये कॉन्सेप्ट रहा तो अपने लिए लग गई, दैट इज कॉल्ड ओके आपका ड्रॉबैक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। पहला ड्रॉबैक, ओके इंटरनेट गया तो गया। सेकंड पॉइंट, सिक्योरिटी इज मेजर कंसर्न, बिकॉज एनीवेयर एनी टाइम तो हैकर कैन आल्सो हैक, ओके यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने कंट्रोल रिसोर्सेज नहीं किए तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर की दिक्कत आएगी। एग्जांपल जो मैंने आपको बोला स्केलेबिलिटी, अपन बोल रहे हैं हाईली स्केलेबल, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइडर नहीं देना चाहता तो सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज बराबर नहीं देगा तो क्या करोगे आप? दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट से फोर्थ पॉइंट से भी क्लाउड वेंडर जो कस्टमर है, ओके उस पर रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, यानी थर्ड और फोर्थ पॉइंट सिमिलर है। थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर सही है। थर्ड पॉइंट, ओके सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विसेज नहीं दे रहा है,
चौथा पॉइंट ओके सर्विस प्रोवाइडर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के पास मेरा डेटा है, ओके अब मेरे को वो सर्विस प्रोवाइडर चेंज करके किसी और सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना है और उसके पास डेटा शिफ्ट करना है। अब जो सर्विस प्रोवाइडर पहला वाला था मेरा, उसके पास डेटा XYZ फॉर्मेट में थे, ओके अब दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास फॉर्मेट ABC हो गया। अब मेरे को बताओ ओके जो डेटा मेरा XYZ था जो शिफ्ट करना होगा वो ABC में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। मैं वापस बोल रहा हूँ नहीं कन्वर्ट हो सकता, ऐसा मैंने डिस्कस ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आएगी एंड दैट इज कॉल्ड ड्रॉबैक्स। ओके ये चैलेंज है, चैलेंज जैसा कॉन्सेप्ट है। तो ये 5 डिसएडवांटेज है। सबसे पहला इंटरनेट गया तो गया, सेकंड पॉइंट सिक्योरिटी लग सकती है, तीसरा पॉइंट सर्विस प्रोवाइडर आपके ओके आपको सर्विस जैसी चाहिए वैसी नहीं देगा, चौथा पॉइंट सर्विस प्रोवाइडर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है, लास्ट कॉन्सेप्ट इज इंटरऑपरेबिलिटी। ये हो गया एंड इसके बाद आता है और एक पर्टिनेंट इश्यूज रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। ये नया वाला क्वेश्चन है, ये आपके लिए LDR हो सकता है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। एनीवे ओके चैप्टर 4B के कंटेक्स्ट में ना याद रखना, मैंने आपको क्लास में बताया था ओके चैप्टर 4B और चैप्टर 4A ये दोनों में से कहीं ना ऐसा होता है कभी 4A से ज्यादा आता है, कभी 4B से कम होता है। तो ऐसा हो सकता है इतना पढ़ने के बाद सिर्फ इसमें से क्वेश्चन आए, और कभी ऐसा हो सकता है इसमें पढ़ने के बाद 3-4 क्वेश्चन इसमें से आ जाए। तो इट इज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। यहाँ पर कहीं पर भी LDR डिफाइन करना बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन आपको ये सारे के सारे आंसर अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है पर्टिनेंट इश्यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग का पर्टिनेंट इश्यूज विद क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहला बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉलिसी। थ्रेशोल्ड पॉलिसी मतलब आपको कब डिमांड बढ़ेगी कब डिमांड घटेगी ये अपने को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ओके इसका सेपरेट आंसर अगर ये क्लास में अपने नहीं फेस टू फेस में ये लाइव में अपने ऊपर नीचे किया हुआ, लेकिन ये मैंने इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर अपलोड किया हुआ है ड्राइव पे, आप देख लेना मालिक। तो सबसे पहला थ्रेशोल्ड पॉलिसी, दिक्कत आ सकती है आपकी डिमांड कब बढ़ेगी कब घटेगी ये अपने को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। सेकंड पॉइंट इंटरऑपरेबिलिटी, ये अपने डिस्कस कर लिया ऊपर ही, अगर सर्विस प्रोवाइडर बदलना है तो दिक्कत आ सकती है। तीसरा पॉइंट हिडन कॉस्ट, बहुत बार सर्विस प्रोवाइडर अपने को बताएंगे नहीं कि कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये अचानक सरप्राइज लेके आएंगे, बोलेगा अभी डिमांड बढ़ गई ना आप ये सर्विस चाहिए ना आपको, ओके पैसा और एक्स्ट्रा लगेगा। तो पहला पॉइंट थ्रेशोल्ड पॉलिसी, लिमिट्स अपनी डिमांड कब बढ़ेगी डिमांड कब घटेगी मालूम नहीं पड़ेगा। सेकंड इंटरऑपरेबिलिटी, तीसरा पॉइंट हिडन कॉस्ट, चौथा पॉइंट अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। ऐसा हो सकता है आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करो और जैसा सॉफ्टवेयर चाहिए ओके वैसा सॉफ्टवेयर ना हो क्लाउड का, एंड इसकी वजह से एरर्स हो प्रॉब्लम्स हो, इसीलिए जब भी सॉफ्टवेयर लो क्लाउड से टेस्ट करके लो। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर में वही पॉइंट है, टेस्ट करके लो। ओके उसके बाद है सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं, क्लाउड है ये कॉमन पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद लीगल इश्यूज के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। सर लीगल इश्यूज के प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं? सर लीगल इश्यूज का कॉन्सेप्ट ये है कितना भी कर लो एट द एंड ऑफ द डे क्लाउड में किसने एक्सेस किया किसने हैक किया, अगर कल अपन को प्रूव भी करना पड़ा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है प्रूव करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड लीगल इश्यूज। और नेक्स्ट पॉइंट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड। ओके पास सर्विसेज अपने को ऑलरेडी पता है, पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगर आपको याद होगा प्लेटफॉर्म एज सर्विस में अपने क्या डिस्कस किया है, ओके सारे के सारे जो प्रोग्रामर्स होते हैं ओके वो क्या करते हैं पूल करते हैं रिसोर्सेज, और पूल करने के बाद उसको यूज करते हैं। लेकिन कितना भी रहा ये पूलिंग करने के बाद भी वो रिसोर्स में डेटा शेयर करना सब कुछ करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड एक चैलेंज है। पास हो सकता है, पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक चैलेंज है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ओके यहाँ पर याद रखना कितना भी कर लो ओके यहाँ पर बग्स होने के चांसेस है। ओके दैट इज व्हाट योर 8 पॉइंट्स हैज बीन डिस्कस हियर। व्हाट आर द 8 पर्टिनेंट इश्यूज है। ओके सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉबैक्स एंड इश्यूज? देखो इश्यूज ओवरकम हो सकते हैं, ड्रॉबैक्स इज समथिंग लाइक डिसएडवांटेजेस। ओके तो याद रखना इश्यूज ओवरकम हो सकते हैं, यूजुअली जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो इश्यूज में आना चाहिए, मैंने नहीं बोला क्या। ओके ड्रॉबैक्स इज समथिंग लाइक डिसएडवांटेजेस, तो इश्यूज ओवरकम हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? थ्रेशोल्ड पॉलिसी, पॉलिसी डिफाइन नहीं होगी कब डिमांड बढ़ेगा कब डिमांड घटेगा। सेकंड पॉइंट सिक्योरिटी, आपका सेकंड पॉइंट है इंटरऑपरेबिलिटी। थर्ड पॉइंट आपके लिए हिडन कॉस्ट है। चौथा सिनेरियो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है जो सॉफ्टवेयर में इश्यूज आ सकते हैं। पांचवा सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लीगल इश्यू आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड्स है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट बग्स हो सकते हैं मालिक। ओके ये 8 पॉइंट आप याद रखिए, मेरे ख्याल से 8 पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर अपने क्लाउड की कहानी खत्म हुई। हो सकता है इतना अपन ने लेक्चर रिकॉर्ड किया, इतनी अपन ने मेहनत की, और हो सकता है इसमें से एक भी क्वेश्चन आए, इट मे बी ए चांसेस, तो बी प्रिपेयर्ड। ओके पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ, सिंपल सा आंसर है भाई। ओके कोई भी हो ओके पूरा सिलेबस कर लो, खत्म कर लो, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो देखेंगे मालिक, वॉट एवर इट में भी, क्या टेंशन लेने का। अपन अगर पूरा खत्म हो गया तो अपनी कहानी खत्म हो जाती है ना मालिक। ये होने के बाद अपना अगला क्वेश्चन, अब छोटे छोटे पोर्शन बचे हुए हैं। एक अगला पॉइंट है मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है मालिक? मोबाइल कंप्यूटिंग एक्सेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम विद द हेल्प ऑफ पोर्टेबल डिवाइस यूजिंग सेलुलर नेटवर्क विदाउट एस्टेब्लिशिंग फिजिकल लिंक। ओके एकदम क्लियर कट याद रखना। ओके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कोई भी डेटा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, एक्सेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम ओके विद द हेल्प ऑफ पोर्टेबल डिवाइस यूजिंग सेलुलर नेटवर्क लेके विदाउट एस्टेब्लिशिंग फिक्स फिजिकल लिंक नहीं है, फिक्स फिजिकल लिंक नहीं है। यानी आप लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हो ओके, या लैपटॉप पे एक्सेस कर रहे हो डेटा, या मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हो डेटा, टैबलेट में एक्सेस कर रहे हो डेटा, दैट इज नथिंग बट अ मोबाइल कंप्यूटिंग। लेकिन याद रखना ये ऑर्गेनाइजेशन डेटा होना चाहिए। कौन सा डेटा होना चाहिए बेटा? ऑर्गेनाइजेशन डेटा होना चाहिए। वापस बोल रहा हूं, कौन सा डेटा होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन डेटा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन डेटा रहा तो ही ये काम होगा, ऑर्गेनाइजेशन डेटा नहीं रहा तो ये काम नहीं होगा। ओके अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग? 3 कंपोनेंट्स है, मोबाइल हार्डवेयर चाहिए, मोबाइल सॉफ्टवेयर चाहिए, और मोबाइल नेटवर्क चाहिए, मोबाइल कम्युनिकेशन चाहिए। 3 पॉइंट। ओके मेरे को बताओ ऑर्गेनाइजेशन डेटा एक्सेस करने के लिए मोबाइल हार्डवेयर चाहिए। मोबाइल हार्डवेयर कैन बी टैबलेट,
टैबलेट, लैपटॉप्स, मोबाइल्स और वट एवर इट में भी। मोबाइल सॉफ्टवेयर यानी ऑर्गेनाइजेशन का ऐप होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करना चाहिए खुद का ऐप। ओके, एग्जांपल वीडियोकॉन है तो वीडियोकॉन का ऐप होना चाहिए। ओके, एचयूएल है तो एचयूएल का ऐप होना चाहिए, बैंक है तो बैंक का ऐप होना चाहिए, उनके ऐप होने चाहिए। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। और मोबाइल कम्युनिकेशन, सेलुलर नेटवर्क चाहिए, बिना सेलुलर नेटवर्क के कैसे कम्युनिकेट होगा। तो 3 कंपोनेंट्स क्या है, मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ हाउ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स, कैसे मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क होता है। तो सबसे पहला पॉइंट एकदम सिंपल आंसर है, मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क होने के लिए सबसे पहला जो क्लाइंट है ओके, यानी यूजर है, वो डेटा एंटर करता है, डेटा एक्सेस करने के लिए डेटा एंटर करता है। जब वो डेटा एंटर करता है फिर एक कम्युनिकेशन लाइन से डेटा जाता है और वो सर्वर पे जाता है और सर्वर उसको प्रोसेस करके वापस क्लाइंट डिवाइस पे डेटा भेज देता है। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स। ओके, यानी वापस बोल रहा हूं, क्लाइंट डेटा रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट डेटा रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद एक कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी से सर्वर तक जाता है, सर्वर पे डेटा प्रोसेस होता है और उसके बाद वापस वो क्लाइंट के डिवाइस पे भेजा जाता है। और उसके बाद ये दोनों यानी सर्वर पे और क्लाइंट डिवाइस पे ये दोनों में सेम डेटा होता है। ओके, यानी ये बोथ डिवाइसेस आर ऑन सिंक, SYNC। ये 4 स्टेप्स होते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओके हाउ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स। तो वर्किंग ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, यूजर एंटर और एक्सेस डेटा। सेकंड पॉइंट, वन ऑफ द सेवरल कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज, डेटा भेजा जाता है। उसके बाद ओके उसको सर्वर पे फाइल्स अपडेट किया जाता है। उसके बाद बोथ द सिस्टम्स आर सिंक हैविंग सेम इन्फॉर्मेशन। इसीलिए इसी तरह से दूसरे डायरेक्शन से भी हो सकता है, यानी सर्वर से भी डेटा आ सकता है। ओके, यानी एग्जांपल ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है, नोटिफिकेशन आते हैं ओके, जो आपको रिक्वायर मतलब आप कुछ बैठे रहते हो और अचानक नोटिफिकेशन आते हैं, दैट इज नथिंग बट सर्वर के साइड से नोटिफिकेशन आता है। ओके, आप खुद रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, सर्वर की साइड से आपको अपडेट आता है। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओके फ्रॉम अदर डायरेक्शन आल्सो। तो भारत माता की जय, मेरे ख्याल से अदर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ है। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। ये भी आंसर इजी है। हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग आर देयर? 5। ओके, की वर्ड से याद रख लीजिए, बात खत्म करिए। सबसे पहला, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं वर्क ऑर्डर डिटेल को। किसमें? वर्क ऑर्डर डिटेल को रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, वर्क ऑर्डर डिटेल। उसके बाद वर्क ऑर्डर स्टेटस को अपडेट कर सकते हो, अपडेट वर्क ऑर्डर स्टेटस। वापस बोल रहा हूं, ओके, वर्क ऑर्डर डिटेल को एक्सेस कर सकते हो, वर्क ऑर्डर स्टेटस को अपडेट कर सकते हो। ओके, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। तो तीसरा पॉइंट है एनीवेयर एनी टाइम। पहला पॉइंट है वर्क ऑर्डर डिटेल, वर्क ऑर्डर स्टेटस, एनीवेयर एनी टाइम। चौथा कॉन्सेप्ट है ओके, कॉर्पोरेट नॉलेज बेस को जॉब लोकेशन से एक्सेस कर पा रहे हो। रिमोट एक्सेस, जॉब लोकेशन, कॉर्पोरेट नॉलेज बेस, रिमोट एक्सेस, जॉब लोकेशन, चौथा पॉइंट। एंड पांचवा पॉइंट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मैनेजमेंट की बढ़ जाएगी। ओके, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मैनेजमेंट की बढ़ जाएगी डिसीजन मेकिंग में। ओके, व्हाट आर द 5 बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग? आंसर इज थोड़ी इजी। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? सबसे पहला वर्क ऑर्डर डिटेल, सेकंड है वर्क ऑर्डर स्टेटस, तीसरा पॉइंट है ओके, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट नॉलेज बेस, रिमोट एरिया, जॉब लोकेशन। एंड पांचवा पॉइंट है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। भारत माता की जय, ये कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। लिमिटेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए एक्शन हमेशा होता है। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी इश्यूज होने वाले हैं यार, कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, तो हैकिंग के चांसेस होंगे। सेकंड पॉइंट, पावर कंजम्पशन, पावर पे रिलाय है, पावर उड़ गया तो सब उड़ गया, तो दूसरा कॉन्सेप्ट पावर कंजम्पशन। तीसरा पॉइंट, रात को सोते हुए मोबाइल बाजू में मत रखना, नहीं तो रेंज की वजह से दिमाग में प्रॉब्लम आएगी, दैट इज नथिंग बट हेल्थ हजार्ड। थर्ड पॉइंट, हेल्थ हजार्ड। चौथा पॉइंट, बैंडविड्थ, रास्ता बहुत कम होता है। मोबाइल कंप्यूटिंग में कितना भी कर लो, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। डेटा ट्रांसमिट आने के लिए सेलुलर नेटवर्क यूज किया जाता है, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए दिक्कत हो सकती है, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। वापस बोल रहा हूं, 4 पॉइंट। सबसे पहला सिक्योरिटी, सेकंड पॉइंट पावर कंजम्पशन, तीसरा पॉइंट हेल्थ हजार्ड, सोते हुए बाजू में मत रखना, चौथा रास्ता बहुत छोटा है, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। ओके, कहीं पहाड़ी पे जाते हैं या कोई बिल्डिंग के नीचे जाते हैं तो नेटवर्क नहीं आता है, दैट इज नथिंग बट ओके, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस। एंड लास्ट पॉइंट, ओके, मोबाइल पे कितना भी कर लो यार, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ रहता है यार। ओके, यानी ह्यूमन इंटरफेस विद डिवाइस अच्छा नहीं है। ओके, व्हाट आर द 6 लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग? इजी आंसर है। पहला पॉइंट सिक्योरिटी, सेकंड पॉइंट पावर कंजम्पशन, पावर गया तो तू गया। ओके, मोबाइल की बैटरी गई तो गई। ओके, दूसरा पॉइंट पावर कंजम्पशन, तीसरा सिनेरियो सोते हुए बाजू में हेल्थ हजार्ड, चौथा पॉइंट रास्ता छोटा है, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, पांचवा पॉइंट नेटवर्क नहीं मिल रहा है, ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज स्क्रीन की डिवाइस बहुत छोटी है, ह्यूमन इंटरफेस विद डिवाइस। ओके, ये हो गया आपका मोबाइल कंप्यूटिंग। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से मोबाइल कंप्यूटिंग के 4 क्वेश्चन क्लियर है। पहला पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, दूसरा पॉइंट है आपके लिए हाउ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स, तीसरा पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, चौथा पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रिंग योर ओन डिवाइस। हाउ मेनी ब्रिंग योर ओन डिवाइस? हम ब्रिंग योर ओन डिवाइस का कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, एकदम सिंपल है, इसके नाम से बताया गया है। ओके, जब भी आप ऑफिस आओगे अपने डिवाइस लेके आइए, आपके डिवाइस को हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक्सेस दे देंगे और उसके ऊपर आप ऑफिस का काम करिए, दैट इज नथिंग बट ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ब्रिंग योर ओन डिवाइस में सबसे पहले 2 ही क्वेश्चन है, एक है एडवांटेजेस, एक है इमर्जिंग बीवाईडी थ्रेट। हाउ मेनी एडवांटेजेस आर देयर? 5। सबसे पहला हैप्पी एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय खुश होता है, अपना डिवाइस लेके आता है, अपने डिवाइस पे हैंडी होता है, तो पहला पॉइंट है हैप्पी एम्प्लॉइज। सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आईटी का बजट कम हो गया, क्योंकि अभी उनको आईटी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लोअर आईटी बजट। तीसरा, अगर आईटी बजट भी कम हो गया तो मेंटेनेंस भी कम हो गया। थर्ड पॉइंट, मिनिमम मेंटेनेंस। तो याद रखिए सबसे पहला पॉइंट हैप्पी एम्प्लॉइज, क्योंकि खुद के डिवाइस लाने पड़ रहे हैं, खुद के डिवाइस को यूज करने का मौका मिल रहा है। ओके, लॉजिक है, लेकिन ये इंडिया के कल्चर में नहीं है। इंडिया के कल्चर में ऑफिस के डिवाइस यूज करना खुशी की बात होती है, यहाँ पर ये लोग का कॉन्सेप्ट ही अलग है, लेकिन है भाई, ठीक है भाई। ओके, हैप्पी एम्प्लॉइज। दूसरा पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन का आईटी का बजट कम हो गया। तीसरा पॉइंट, मेंटेनेंस भी कम हो गया, सपोर्ट रिक्वायरमेंट कम हो गया। चौथा सिनेरियो, एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके, याद रखना यहाँ पर अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो भी एम्प्लॉय के डिवाइस रहते हैं तो वो नए डिवाइसेस नए टेक्नोलॉजी वो परचेज जल्दी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई डिवाइसेस खरीद लिए तो वो इमीडिएटली चेंज नहीं करेगी, उनका पूरा डेप्रिसिएशन पीरियड, उनका पूरा टाइम जाएगा, उसके बाद वो कुछ परचेज करेगी। तो अर्ली एडॉप्शन टू न्यू टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी। याद रखिए, अगर एम्प्लॉय अपने ही डिवाइस बार बार यूज करता है, पूरे साल यूज करता है, डोंट
डू यू थिंक उसकी एफिशिएंसी बढ़ने वाली? आंसर इज यस, तोड़ बढ़ने वाली, एंड दैट इज कॉल्ड इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बीवाईडी? हाउ मेनी एडवांटेजेस ऑफ बीवाईडी आर देयर? 5 एडवांटेजेस। हैप्पी एम्प्लॉय, सेकंड पॉइंट लोअर आईटी बजट्स, तीसरा पॉइंट रिड्यूस आईटी सपोर्ट रिक्वायरमेंट, चौथा नया है अडेप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड लास्ट पॉइंट मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी। हाउ मेनी थ्रेट्स आर देयर? बीवाईडी के कितने थ्रेट्स है? 4। नाड़ी, नेटवर्क थ्रेट्स, एप्लीकेशन थ्रेट्स, ओके, डिवाइस थ्रेट्स एंड डिवाइस नेटवर्क रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क, डिवाइस रिस्क एंड इंप्लीमेंटेशन रिस्क। नेटवर्क रिस्क मतलब क्या है? ओके, एक टाइम पे कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है अपने नेटवर्क से, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। एप्लीकेशन रिस्क, ओके, आपका डिवाइस है यार, आपके डिवाइस पे मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं, आपके खुद के एप्लीकेशन हो सकते हैं, आपका डिवाइस है सालो, मैं कैसे बोल सकता हूं तुम मत ये एप्लीकेशन लोड मत कर, ये मत कर। एप्लीकेशन रिस्क सबसे बड़ा दिक्कत है, उस एप्लीकेशन में वायरस रहा तो क्या करेगा? एप्लीकेशन रिस्क। डिवाइस रिस्क, ओके, ये डिवाइस तू यार तेरा डिवाइस है, तू बाहर लेके जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लेके जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रोल मैकेनिज्म रहेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बाहर लेके जाए तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंट्रोल करेगा? एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइस बाहर, एग्जांपल तू लोकल ट्रेन में जा रहा है और चोरी हो गया, ओके, ये मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं, चोरी हो गया, अब मेरे को बताओ अगर वो चोरी हो गया तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी चोरी हो गया? आंसर इज यस, डिवाइस रिस्क, ओके, डिवाइस लॉस हो गया। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज इंप्लीमेंटेशन रिस्क, ओके, ऐसा हो सकता है ओके, जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के उसको तू खुद अपने हिसाब से अपग्रेड करे, पॉलिसीज नहीं है कि कैसे यूज करना, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास है ना लैक ऑफ पॉलिसी हो सकती है, पॉलिसी बरोबर नहीं होगी, बीवाईडी को कैसे यूज करना क्या नहीं करना है। तो व्हाट आर द 4 इमर्जिंग बीवाईडी थ्रेट्स? 4 थ्रेट्स है, नाड़ी, नेटवर्क रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क, डिवाइस रिस्क, इंप्लीमेंटेशन रिस्क। नेटवर्क, एप्लीकेशन, डिवाइस, इंप्लीमेंटेशन। भारत माता की जय। ओके, ये होने के बाद वेब 3 कॉन्सेप्ट है। वेब 3 इज नथिंग बट सिमेंटिक वेब, जहां पर इसको हम लोग हमेशा डेटा वेब बोलेंगे, सिमेंटिक वेब या डेटा वेब बोलेंगे, और यहां पर सिर्फ आपको 2 चीज याद रखनी है, मतलब एक ही क्वेश्चन है, ओके, हाउ मेनी एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क वेब 3 आर देयर? तो कंपोनेंट्स ऑफ वेब 3 आर देयर, देयर आर 2 कंपोनेंट्स, एक है सिमेंटिक वेब और एक है वेब सर्विसेज। अब सिमेंटिक वेब क्या होता है? अगर आपको मालूम होगा सिमेंटिक वेब क्या है, डेटा जहां पर इंटरनेट कुछ भी अपने हिसाब से करता है, अपना दिमाग लगाता है, दैट इज नथिंग बट सिमेंटिक वेब, ओके, यानी इंटरनेट इज गिविंग अ डिसीजन ऑन इट्स ओन बाय फाइंडिंग ए कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन, वो खुद इंफॉर्मेशन ढूंढता है, उसके बाद डिसीजन देता है। एग्जांपल बोल रहा हूं, मैंने कुछ गूगल पे सर्च मारा, ओके, गूगल मुझे बताता है डिड यू मीन दिस, इसका मतलब मैंने गलत किया, और मैं उसको क्लिक करता हूं, यस आई मीन दिस, इसका मतलब मैं गलत था और गूगल सही निकला ना, ओके, इसका मतलब वो खुद कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन ढूंढता है जो ऑलरेडी शेयर किया होगा। और एक चीज याद रखना, सिमेंटिक वेब में मैंने क्लियरली बताया था, जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर शेयर है वही इंफॉर्मेशन आपको सिमेंटिक वेब लाके दे सकता है, दूसरा कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। एग्जांपल, ओके, मैंने कोई फोटो निकाला है, फोटो खींचा है, और फोटो मैंने ना नेटवर्क पर शेयर ही नहीं किया है, मैंने फेसबुक पे या किधर भी शेयर नहीं किया हुआ है, ओके, क्या वो गूगल मेरे को शेयर वो फोटो सर्च करके देगा? आंसर इज नो। तो फिर गूगल को अगर मैंने सर्च मारा अमित ताजर के फोटो बताइए, वो कौन से फोटोज देगा? फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम के वेबसाइट पे किधर और शेयर किए होंगे, वो जो शेयर्ड फोटो होंगे ना वही मुझे लाके देगा, ओके, जो मेरे लोकल पे है वो नहीं देगा। इसीलिए याद रखना, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस सिमेंटिक वेब मेक श्योर, ओके, यहां पर वर्ल्ड वाइड वेब वर्जन जो 3 है, वर्ल्ड वाइड वेब जो 3 है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन खुद ही ढूंढ लेगा जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन शेयर किया हुआ है, आइदर एप्लीकेशन ने या यूजर ने, किसी ने भी इंफॉर्मेशन शेयर की होगी, वो खुद ढूंढ के आपको दे देगा, ओके, इंफॉर्मेशन करके दे देगा। एंड वेब सर्विसेज यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ओके, 2 जो वर्जन 2 देता था, जहां पर ऑल टुगेदर आई कैन शेयर, आई कैन इंटरैक्ट, यानी इंटरैक्टिव जो वाला कॉन्सेप्ट है, दैट इज नथिंग बट वेब सर्विसेज। तो ये इंटरैक्टिव वाला कॉन्सेप्ट है, ये यहां पर अभी भी हो रहा है, यानी अगर मैं कोई फोटो अपलोड करना चाहता हूं कर सकता हूं, मैं कोई इंटरैक्ट करना चाहता हूं कर सकता हूं, दैट इज फॉर श्योर। अगर आपको याद होगा वर्ल्ड वाइड वेब, वेब 1, वेब 2, वेब 3, ये मैंने समझाया था। वेब 1 खाली इंफॉर्मेटिव था, वेब 2 इंटरैक्टिव हुआ, और वेब 3 इंटेलिजेंट हुआ, ओके, और आज के डेट में वेब 4 आ रहा है। एक वेब 4 है, इधर मैंने लिखा नहीं है, वेब 4 इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कॉन्सेप्ट, ओके, वेब 4 वाला, ओके, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन वो छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है जो मैंने आपको कवर करके बता दिया कि वेब 4 का कॉन्सेप्ट, पर उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कॉन्सेप्ट है, तो एआई के कॉन्सेप्ट ही कवर है उसमें। इसके बाद आता है आपके लिए ग्रीन कंप्यूटिंग, ओके, ग्रीन कंप्यूटिंग, ग्रीन आईटी। ग्रीन आईटी के कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है 5 स्टेप्स। व्हाट आर द 5 स्टेप्स फॉर ग्रीन आईटी? 5 स्टेप्स क्या है ग्रीन आईटी के लिए? 5 स्टेप्स एकदम ईजी है मालिक। सबसे पहले है सस्टेनेबल प्लान बनाइए। सेकंड पॉइंट रिसाइकल करिए। थर्ड, ओके, परचेज डिसीजन तोड़ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पेपर कंजम्पशन, एंड लास्ट पॉइंट कंजर्व एनर्जी। वापस बोल रहा हूं, 5 पॉइंट क्या है? सबसे पहले प्लान चाहिए, फिर रिसाइकल करना है, फिर परचेज डिसीजन तोड़ करना है, उसके बाद पेपर का कंजम्पशन तोड़ करना है, और एनर्जी कंजर्व करना है। 5 चीजें, 5 इजी पॉइंट है। प्लान, रिसाइकल, पेपर, प्लान, रिसाइकल, परचेज, पेपर एंड एनर्जी। प्लान, रिसाइकल, परचेज, पेपर, एनर्जी। अब प्लान की बात करें, प्लान के अंदर कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट। प्लान के अंदर क्या करना है? सबको स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना है प्लान बनाते वक्त, प्लान पॉलिसी सब बनाते वक्त स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना है। मेरे ख्याल से मालिक एवरीडी क्लियर? ओके, सबसे पहले स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना है सबसे पहले। दूसरा सिनारियो, सबको एनकरेज करना है, यस हम लोग कंप्लाई करेंगे, एनकरेज करो। तीसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन वन टाइम मत करो, ऑनगोइंग करो। चौथा सिनारियो, पावर यूसेज को अच्छे से ध्यान रखो, यानी चौथे इसमें 4 पॉइंट याद रखो, पावर यूसेज, ओके, रिसाइकल, परचेज, पेपर, वो सब कुछ इंक्लूड करना है डी वाले पॉइंट में। तो डी वाला पॉइंट याद रखना, डी वाले पॉइंट में आपको सब कुछ यूज करना है, ओके, आगे वाले 4 पॉइंट यूज करने हैं यूजुअली। एंड 5वां पॉइंट है, ओके, यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करो रेदर देन, ओके, आप कुछ और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करोगे। तो वापस बोल रहा हूं, प्लान करते वक्त 5 चीजें। वापस बोल रहा हूं, ग्रीन आईटी क्या है? ओके, सेविंग योर रिसोर्सेज को बचाओ यार, ऑप्टिमली यूज करो यार। आज के डेट में अपन इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, तो कब जाके फ्यूचर के लिए कुछ कर पाएंगे मालिक, नहीं तो नहीं होगा मालिक। तो ग्रीन आईटी कौन से बोलता है? सबसे पहले प्लान करो, प्लान करते वक्त सबसे पहले सबको इन्वॉल्व करो, जो स्टेक होल्डर
चैप्टर है। सबको एनकरेज करो, यस हमें करना है। तीसरा पॉइंट कम्युनिकेट करो, ये कम्युनिकेशन वन टाइम नहीं होना चाहिए, ऑनगोइंग होना चाहिए। चौथे के अंदर ओके जो आप प्लान बनाओगे, पॉलिसी बनाओगे, वो सब कुछ इंक्लूड करना चाहिए, यानी एग्जांपल रिसाइकल का, पेपर का, पावर का, ओके ये सब कुछ इंक्लूड करना चाहिए। और चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट बोलता है क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करो। ठीक है मालिक। रिसाइकल में याद रखना ओके डिस्पोज ई वेस्ट को डिस्पोज करने का तरीका ध्यान रखना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशन हो गए, लोकल के रेगुलेशन हो गए, उसके हिसाब से ई वेस्ट को डिस्पोज करो। ई वेस्ट मतलब पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और समथिंग लाइक दैट। सेकंड पॉइंट ओके डिस्कार्ड। ओके पहला पॉइंट है डिस्पोज, दूसरा है डिस्कार्ड। व्हाट इज दोनों के डिफरेंस? डिस्पोज मतलब फेंकना, डिस्कार्ड मतलब उसको यूज करना बंद करना। जो भी अनयूज अनवांटेड इक्विपमेंट्स है उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको डिस्कार्ड कर दो, यूज करना बंद कर दो। ओके जो जिसको इमिटेंट, अरे हार्मफुल इमिशंस भेजते हैं यार, ये सब चीजें आप चलाते बैठते हो और आपको मालूम नहीं रहता, और हार्मफुल इमिशन भेजते हैं, को डैमेज करते हैं, तो इसलिए दिक्कत आएगी। तीसरा एंड ऑफ द लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को बोलो ओके जो भी परचेस, जिसे भी परचेस कर रहे हो, एंड ऑफ द लाइफ साइकिल रिसाइकल करवाओ। जिसे भी परचेस कर रहे हो उसको बोलो ये 5 साल का लाइफ साइकिल है इसका, ओके जैसे ही 5 साल खत्म हो गए मैं आपसे आके चेंज करके वापस नया खरीदूंगा, तब डिस्काउंट दे देना। दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ द लाइफ साइकिल रिसाइकल। एंड लास्ट पॉइंट, अगर रिसाइकल करना है तो आपको किससे करना है? मैन्युफैक्चर से करना है। तो याद रखना एंड ऑफ द लाइफ साइकिल ओके रिसाइकल, एंड ऑफ द लाइफ साइकिल रिसाइकल। तो 4 पॉइंट क्या है? डिस्पोज, डिस्कार्ड, एंड ऑफ द लाइफ साइकिल, रिसाइकल। ओके डिस्पोज, डिस्कार्ड, एंड ऑफ द लाइफ साइकिल, रिसाइकल। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ओके जब भी परचेस करोगे साउंड फ्रेंडली, साउंड डिसीजंस होने चाहिए। परचेस ऐसे ब्लाइंडली परचेस मत करो। सबसे पहले अपने एट्रीब्यूट्स लिखो, क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर परचेस करोगे। 1 2 3 4 पॉइंट, ये फैक्टर्स होने चाहिए, एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, एट्रीब्यूट्स बरोबर बताओ। सेकंड पॉइंट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दो, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दो जिसके बेसिस पे आप परचेस करोगे। ओके तो पहला एट्रीब्यूट जो एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स देना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट एट्रीब्यूट बोला एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट, यानी एग्जांपल पावर सेविंग वाला होना चाहिए, एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। या आपने देखा होगा एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट का एग्जांपल देता हूं, अगर आपको मालूम है फ्रिज के ऊपर आपको स्टार मार्क होते हैं, वो मार्क होते हैं, वो सब एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स होते हैं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो डिफाइन करो। उसके बाद मैन्युफैक्चर एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो, यानी एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है जो प्लास्टिक के मटेरियल यूज नहीं करता ओके और वो थोड़ा कॉस्टली है, और एक मैन्युफैक्चरर है जो प्लास्टिक के मटेरियल यूज करता है और वो कॉस्टली नहीं है, वो सस्ता है। तो आपने किससे परचेस करना चाहिए? अपन सस्ते के पास जाएंगे, नहीं होना चाहिए। ओके इसकी वजह से क्या होगा, जो एनवायरमेंट का ध्यान रख रहा है वो भी प्लास्टिक में चला जाएगा। इसीलिए थोड़ा सस्ता महंगा भी रहा तो वी शुड प्रमोट देम, वी शुड रिकॉग्नाइज द मैन्युफैक्चर एफर्ट। एंड लास्ट पॉइंट सर्वर एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन यूज करो। खरीदने की कोशिश मत, मतलब रेदर देन गो अहेड विद ए पब्लिक क्लाउड रेदर देन प्राइवेट क्लाउड। तो व्हाई यू आर गोइंग विद ए प्राइवेट क्लाउड? प्राइवेट क्लाउड में खुद खरीदोगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना यूज होगा मालूम नहीं है, इसीलिए पब्लिक क्लाउड में जाओ, सर्वर एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन यूज करो। ये कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद पेपर कंजम्पशन का यूसेज कम करो। पेपर यूसेज कैसे करो? ओके सबसे पहला ईमेल यूज करो, ठीक है मालिक। ट्रैक चेंजेस पेपर यूज करो रेदर देन रेड लाइन करेक्शन। यूजुअली क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा ऑडिट रिपोर्ट में एक पॉइंट हाईलाइट हो गया, उसके बाद वापस ऑडिट रिपोर्ट वापस प्रिंट निकालते हैं, उसमें वापस करेक्शन करते हैं, फिर वापस निकालते हैं, वापस करेक्शन करते हैं, इस तरह से होता है। तो ये लोग बोलते हैं ट्रैक चेंजेस फीचर यूज करो। ओके वो एमएस वर्ड में आता है, ट्रैक चेंजेस फीचर वो यूज करो। उसके अलावा ऑनलाइन मार्केटिंग करो, पेपर बेस्ड मार्केटिंग की जगह। ओके पैम्पलेट वैम्पलेट बांटने की जगह ऑनलाइन मार्केटिंग करो। और लास्ट पॉइंट व्हाइल प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट्स, पंचायती मतलब क्या, आगे पीछे प्रिंट करो, फॉन्ट साइज छोटे करो, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही प्रिंट करो। ओके और रिसाइकल करो उनको। दैट इज नथिंग बट पेपर का पॉइंट। पेपर के पॉइंट में कितने पॉइंट है? 4। ओके पहला पॉइंट ईमेल यूज करो, सेकंड पॉइंट ट्रैक चेंजेस करो, तीसरा पॉइंट ओके ऑनलाइन मार्केटिंग करो, एंड चौथा पॉइंट पेपर प्रिंट करते हो पंचायती करो। एंड लास्ट पॉइंट इज कंजर्व एनर्जी। कंजर्व एनर्जी में 4 पॉइंट है। पावर डाउन ओके दूसरा पॉइंट है पावर अप पावर डाउन। जो एनर्जी इंटेंसिव पेरिफेरल्स है, जब आप यूज नहीं कर रहे हो, अनवांटेड है, उस टाइम पे पावर डाउन कर दो। जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं ओके थोड़ा टाइम भी यूज नहीं करना है तो उसको पावर बंद करो और वापस जब चाहिए तब पावर चालू करो। तो एक है पावर डाउन ओके जब अनवांटेड है, बहुत टाइम के लिए हो गया। ओके एक है पावर बंद करो और पावर चालू करो जब रिक्वायर्ड है तब चालू करो। तीसरा पॉइंट है पावर मैनेजमेंट फीचर्स। मोबाइल में रहता है आपका पावर मैनेजमेंट फीचर्स जो सेव करता है एनर्जी को। उसके अलावा एम्प्लॉय अल्टरनेटिव एनर्जी फीचर्स, यानी एग्जांपल अगर लाइट चली गई तो आपके पास यूपीएस एंड अदर थिंग्स होने चाहिए। ओके जनरेटर्स होने चाहिए। 4 पॉइंट, पहले 4 पॉइंट एकदम इजी है। पावर डाउन, नेक्स्ट इज पावर अप पावर डाउन, उसके बाद है पावर मैनेजमेंट फीचर्स, और उसके अलावा अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस, ये यूज करो। एलसीडी रेदर देन सीआरटी, सीआरटी मत यूज करो, कैथोड रे ट्यूब यूज मत करो, जो पुराना डब्बा आता था वो मत यूज करो, एलसीडी यूज करो ताकि पावर कंजम्पशन कम लगे। उसके बाद है नोटबुक कंप्यूटर मतलब लैपटॉप यूज करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके वेब कॉन्फ्रेंसिंग यूज करो रेदर देन ट्रैवलिंग एंड अदर थिंग्स। ट्रैवल करने की वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट एंड अदर थिंग्स बढ़ जाएगी, उससे अच्छा एनर्जी बचाने के लिए वेब कॉन्फ्रेंसिंग टेली कॉन्फ्रेंसिंग जैसे अपन आज मिल रहे हैं वैसे काम करो मालिक। तो भारत माता की जय, ये हो गया आपका कंजर्व एनर्जी। भारत माता की जय, ये हो गया आपका ग्रीन आईटी। ग्रीन आईटी का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से मालूम पड़ा। 5 पॉइंट एकदम क्लियर कटे हो। प्लान करो, रिसाइकल करो, ओके परचेज करते वक्त ध्यान रखो, पेपर का यूसेज ध्यान रखो, एंड लास्ट पॉइंट इज बेसिकली कंजर्व एनर्जी। और हर एक के अपने अपने पॉइंट है सर। इसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था ग्रीन कंप्यूटिंग का आपको एक होलसेल क्वेश्चन आ सकता है या तो इनमें से कोई भी रिटेल क्वेश्चन आ सकता है। आप याद रखना इनमें से रिटेल क्वेश्चन के तरीके भी हो सकते हैं मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन मतलब क्या है? आज के डेट में आप मुझे एक्सेस करो, दैट इज नथिंग बट वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन इज नथिंग बट ए क्लाउड का कॉन्सेप्ट। याद रखना दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है सर। ओके याद रखिए वर्चुअलाइजेशन एक टेक्निक है। ओके याद रखना टेक्निक है। ओके क्लाउड, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ओके मोबाइल कंप्यूटिंग, ये सब टेक्नोलॉजीज है।
तो वर्चुअलाइजेशन एक टेक्निक है। ओके, नेवरदलेस इनके डेफिनेशन में मैंने आपको क्लियरली क्लास में बताया था, इसको वर्ड यूज किया टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये टेक्निक का कॉन्सेप्ट है। तो इसको टेक्नोलॉजी भी बोल रहे हैं अपन वर्ड, लेकिन ये टेक्निक का कॉन्सेप्ट है। तो वर्चुअलाइजेशन में आपके पास दो क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशन एरिया ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड कॉमन टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब क्वेश्चन है, आप बोलोगे वर्चुअलाइजेशन मतलब होता क्या है सर, एकदम सिंपल एग्जांपल बताओ। अरे आप जो मुझे अभी एक्सेस कर रहे हो ये वर्चुअलाइजेशन है सर। आप ये तो क्लाउड हुआ ना, तो क्लाउड बिना वर्चुअलाइजेशन के नहीं होगा। मैं आपको ये समझा रहा हूं, वर्चुअलाइजेशन एक टेक्निक है। अगर क्लाउड को एक्सेस करना है तो वर्चुअलाइजेशन चाहिए, बिना वर्चुअलाइजेशन के टेक्निक नहीं हो सकता। ओके, देखो वर्चुअलाइजेशन मतलब क्या, वर्चुअली अपन काम कर रहे हैं, आप मेरे सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो, वर्चुअली एक्सेस कर रहे हो, मैं यूट्यूब के सिस्टम को एक्सेस कर रहा हूं, वर्चुअली एक्सेस कर रहा हूं, ये सब वर्चुअली हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो मेरे ख्याल से वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख लिए, वर्चुअलाइजेशन एक टेक्निक होता है। तो इसके एप्लीकेशन एरिया क्या है, सबसे पहला ओके, बहुत सारे सर्वर, अलग अलग सर्वर है, अपने को एक सर्वर कंसोलिडेशन करके मिल रहा है। अब एग्जांपल यूट्यूब के पास 50 सर्वर होंगे, लेकिन अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, ओके वहां पर 50 सर्वर है, अपन तो डेटा पूरा एक साथ में काम कर रहे हैं, यहां पर थाउजेंड्स ऑफ सर्वर एक साथ में मिलकर काम कर रहे होंगे हमारे लिए, तो सर्वर कंसोलिडेशन हो गया, सर्वर कंसोलिडेशन। सेकंड पॉइंट, डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी का एग्जांपल मैंने दिया था, ओके मुंबई में अगर डेटा उड़ गया तो अपन कहां पर करेंगे, बैकअप साइड, यानी बैंगलोर में, बैंगलोर मतलब दूसरी साइड कोई, ओके वहां पर जब एक्सेस करना है डेटा को, ओके कैसे कर पाएंगे, वर्चुअलाइजेशन। तीसरा पॉइंट, सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करना है। ओके एग्जांपल याद रखना, ओके रियल लाइफ में एग्जांपल, अभी अगर मुझे कुछ टेस्ट करना है तो रियल टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कोई एनवायरमेंट, दूसरे एनवायरमेंट में होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग एनवायरमेंट। ओके, उसमें वर्चुअलाइजेशन काम आता है, वर्चुअलाइजेशन, बिकॉज ऑफ वर्चुअलाइजेशन ओनली यू कैन डू द टेस्टिंग यार। ओके, टेस्ट एनवायरमेंट, ये टेस्ट एनवायरमेंट का ध्यान रखिए। तो वापस बोल रहा हूं, सबसे पहला बहुत सारे सर्वर मिलकर एक हो जाता है, सर्वर कंसोलिडेशन। सेकंड पॉइंट, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजास्टर रिकवरी के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। चौथा पॉइंट, पोर्टेबल एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट, पोर्टेबल वर्क प्लेस। आज वर्क फ्रॉम होम इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन नहीं होता तो वर्क फ्रॉम होम नहीं होता। अभी आप मेरे को बताओ, वर्क फ्रॉम होम करना है तो क्या क्लाउड का एक्सेसिबिलिटी है, आंसर इज यस, लेकिन वर्चुअलाइजेशन के बिना नहीं होगा। वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वास्ट कॉन्सेप्ट। ओके, मोबाइल कंप्यूटिंग, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, वेब3, सब कुछ वर्चुअलाइजेशन से लिंक है। तो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना मालिक, वर्चुअलाइजेशन के पॉइंट में। तो पहला क्वेश्चन है वर्चुअल एप्लीकेशन एरिया ऑफ वर्चुअलाइजेशन, सर्वर कंसोलिडेशन एक साथ में होता है। सेकंड पॉइंट, सॉफ्टवेयर को डिजास्टर रिकवरी करना है तो डिजास्टर रिकवरी पॉसिबल है। तीसरा, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है तो पॉसिबल है। चौथा सिनेरियो, पोर्टेबल एप्लीकेशन, पोर्टेबल वर्कप्लेस। ओके, एप्लीकेशन कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल एप्लीकेशन। पोर्टेबल वर्कप्लेस, वर्कप्लेस पे जाना अभी जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, आप कहीं से भी बैठ के वर्कप्लेस को एक्सेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल वर्कप्लेस। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। एक है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, एक है सॉफ्टवेयर वर्चुअल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, और एक है आपके लिए स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, अगर आपको याद है, हार्डवेयर और प्लेटफॉर्म इज नथिंग बट योर IaaS एंड PaaS, जहां पर आपको हार्डवेयर वर्चुअल मोड में मिल रहा है। एग्जांपल, अगर मैं गूगल ड्राइव यूज कर रहा हूं तो मेरे को बताओ क्या हार्डवेयर में लेके आ रहा हूं, नहीं, हार्डवेयर को वर्चुअल वे में यूज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, ओके अपन कॉल करते हैं, अपन इंटरनेट यूज कर रहे हैं आज, ओके मेरे को बताओ जियो ने जो सर्विसेज दी है, मेरा जियो का कनेक्शन है यहाँ पर, ओके जियो का जो कनेक्शन है, सर्विसेज दी हुई है, क्या ये फिजिकली अपन जाके नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, आंसर इज नहीं, वर्चुअल में यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन एकदम सिंपल है। ओके, अगर मेरे को कोई डेटा स्टोर करना है, ओके मैं क्या डेटा जब स्टोर करता हूँ, क्या वो फिजिकली स्टोर कर रहा हूँ, आंसर इज नो, ओके वर्चुअली स्टोर किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। ओके, अगर आप बोलोगे गूगल फोटोज, अपने आप गूगल फोटोज में अपलोड होता है, दैट इज नथिंग बट ओके स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, सैन भी बोलते हैं इसको, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये हो गया वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो वर्चुअलाइजेशन में दो क्वेश्चन है, एक है एप्लीकेशन एरिया एंड एक है टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। एप्लीकेशन एरिया एंड टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट होता है, ओके मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं और सारे कंप्यूटर्स एक साथ में मिलकर काम करते हैं, एक साथ में आपको पावर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग का एग्जांपल मैं हमेशा आपको देता हूं कि यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे प्राइवेट क्लाउड जब उनकी डिमांड कम होती है तब वो किसी को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर तेरे इधर जब खाली रहा तो तुम मेरे इधर आना, मेरे इधर जब खाली रहा तो तेरे इधर आऊंगा, दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। एक छोटा सा एग्जांपल इसको मैं बताऊं, ICAI के सर्वर्स है और CS इंस्टीट्यूट के सर्वर्स है। अगर ICAI के सर्वर्स के टाइम पे डिमांड कम रहेगी तो CS इंस्टीट्यूट को वो दे सकता है, और CS इंस्टीट्यूट के सर्वर है, ओके जब CS इंस्टीट्यूट की डिमांड कम होगी तब ICAI उसके सर्वर, जब ICAI की डिमांड ज़्यादा होगी तब CS इंस्टीट्यूट के सर्वर यूज़ कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट अ ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है। याद रखना, यहाँ पर पैसों का इन्वॉल्वमेंट सेकेंडरी पार्ट है, यहाँ पर एक डोनर एंड रिसीवर का कॉन्सेप्ट होता है, यानी जब तेरे को जरूरत होगी तो मैं तेरे को दूंगा, जब मेरे को जरूरत होगी तो तू मुझे देगा। यूजुअली इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं प्राइवेट क्लाउड ओके शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट। अगर मेरे घर पे ओके एग्जाम्पल, अगर मेरे घर पे कोई शादी वादी का प्रोग्राम रहेगा, ओके तो आपको नहीं लगता मेहमान ज़्यादा है, तो मेहमान ज़्यादा है तो अपन बाजू वाले जो दोस्त वाला का घर है उसके घर पे भेज देंगे। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, वो थोड़ा मुझसे पैसे लेने वाला है, लेकिन अगर उसके पास मेहमान आए तो वो मेरे घर पे भेजेगा। इस तरह से अरेंजमेंट होता है। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क इन ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग यही है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट है और मल्टीपल मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स एक साथ में मिलकर काम करते हैं और अल्टीमेटली टारगेट अचीव करते हैं। दिस इज हाउ द ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क्स मालिक। तो ग्रिड कंप्यूटिंग का एक पहला क्वेश्चन है मालिक, पहला क्वेश्चन है मालिक, ओके वो कम्युनिटी क्लाउड नहीं है। कम्युनिटी क्लाउड क्या है, देखो कम्युनिटी क्लाउड नहीं है मालिक, कम्युनिटी क्लाउड नहीं, कम्युनिटी क्लाउड ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। कम्युनिटी क्लाउड क्या हुआ, एक ही घर में हम दोनों रह रहे हैं,
दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी क्लाउड। ओके, जैन धर्मशाला जैसा एक ही घर में हम दोनों रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड मतलब हमने घर एक, मेरा घर अलग था, तेरा घर अलग था, तो हमने क्या किया, तेरा घर तोड़ दिया, दोनों घर तोड़ दिए और हमने एक घर बना दिया और हम दोनों रह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी क्लाउड। ओके, आयुष भाई समझ में आया कम्युनिटी क्लाउड। ओके, सो ये ग्रिड क्या होता है, तेरा घर तेरा ही है, मेरा घर मेरा ही है, मेरे इधर जब गर्दी आएगी तो मैं तेरे घर पे आऊंगा। हाइब्रिड में क्या होता था, मेरे इधर गर्दी आई तो मैं होटल में जाता था, अब होटल की जगह नहीं जाऊंगा, मैं तेरे घर पे आऊंगा, और तेरे इधर गर्दी हुई तो तू मेरे इधर आना। तो ये ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट हुआ मालिक। तो मेरे ख्याल से आई डू थिंक आयुष भाई समझ में आया मालिक। तो मेरे ख्याल से कम्युनिटी क्लाउड और ग्रिड कंप्यूटिंग मिक्स मैच मत करना भाई, ये बहुत बार होता है, कंफ्यूजन होता है, कम्युनिटी क्लाउड में बहुत जन मिस होते हैं, लेकिन इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी क्लाउड। वापस बोल रहा हूँ, कम्युनिटी क्लाउड एक ही घर है जिसमें हम दोनों मिलकर साथ में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी क्लाउड। तो भाई यार आई डू थिंक आयुष भाई पक्का क्लियर मालिक। ओके, यहां पर पहला क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। क्या बेनिफिट है? सबसे पहला पॉइंट, अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट, एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज। मेरे को बताओ, अंडर यूटिलाइज, अगर ये देखो मेरे घर पे कोई आया तो तेरे घर पे आऊंगा, तेरे घर पे कोई आया तो मेरे घर पे आऊंगा। ये कब होगा? जब घर में कोई रूम खाली होगा। रूम खाली नहीं होगा तो कैसे आएगा? तो रूम खाली है तो अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट, एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज। जब मेरे पास रिक्वायरमेंट होगी तब मैं तेरे रिसोर्स भी एक्सेस कर पाऊंगा। ओके, इस केस में जो रिसोर्सेज एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्या फिजिकल रिसोर्सेज या वर्चुअल रिसोर्सेज है? ये कंप्यूटर के हिसाब से सोचो, वो घर में जा रहा हूँ मैं फिजिकल हो गया, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से मैं एक्सेस कर रहा हूँ वर्चुअल रिसोर्सेज। इसके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसोर्स बैलेंसिंग। रिसोर्स बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, इधर पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, डोनर और रिसीवर है। ओके, मैं डोनर भी होना चाहिए, रिसीवर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा मैं खाली डोनर बनूंगा, ऐसा नहीं होगा मैं खाली रिसीवर बनूंगा। ओके, यहां पर डोनर रिसीवर दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब उड़ गया तो डोंट वरी, बैकअप अवेलेबल है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था प्राइवेट क्लाउड है, क्योंकि ये प्राइवेट क्लाउड है तो रिलायबिलिटी होना ही वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। एक सामने ऐसा है कि दोनों कंप्यूटर एक साथ में प्रोसेस कर रहे हैं, सीए का भी, सीएस इंस्टीट्यूट का भी। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको मैनेज करना आसान है, मैनेजमेंट ईजी है। ओके, तो 7 पॉइंट एकदम तोड़ ईजी है, अंडर यूटिलाइजेशन को यूटिलाइज करना। सेकंड है एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज, वर्चुअल रिसोर्स का एक्सेस हो रहा है। रिसोर्स बैलेंसिंग, डोनर रिसीवर का पॉइंट है। ओके, यहां पर रिलायबिलिटी होने वाली रीजन सिंपल है, प्राइवेट क्लाउड है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, यानी दोनों जगह सीपीयू साथ में चलने वाले। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज मैनेजमेंट। तो भारत माता की जय। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। ओके, उसके साथ में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रिड कंप्यूटिंग, ये इजी आंसर है। हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। ओके, उसके बाद स्टोरेज चाहिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज कंप्यूटेशन चाहिए। वापस चाहिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, स्टोरेज एंड कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मतलब सीपीयू चाहिए। ओके, कम्युनिकेशन मतलब नेटवर्क चाहिए, हार्डवेयर डब्बा चाहिए, स्टोरेज सॉफ्टवेयर चाहिए। ओके, ग्रिड सॉफ्टवेयर रहता है जिससे हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एग्जांपल, मेरे को उसके घर की चाबी चाहिए, उसको भी मेरे घर की चाबी चाहिए, तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो पूरे घर की चाबी दे दूंगा तो मेरी भी लग जाएगी, तो अपने को उस तरह से एक्सेस करना पड़ेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट स्टोरेज चाहिए, स्पेस अगर नहीं अवेलेबल होगा तो क्या होगा मालिक, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी यूज करती है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर का एग्जांपल ओके अमेजन और फ्लिपकार्ट। अमेजन का जब डिमांड ज्यादा होता है फ्लिपकार्ट के पास जाता है, फ्लिपकार्ट का डिमांड ज्यादा होता है अमेजन के पास आता है। ओके, ये होने के बाद इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज करने के लिए ई बिजनेस में, ये भी पॉइंट आपको बता दिया। लार्ज स्केल साइंस इंजीनियरिंग, साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशल इफेक्ट के लिए रहता है। ओके, ये सारी चीजें है ना ग्रिड कंप्यूटिंग के एप्लीकेशन एरिया है। सिविल इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी में यूज किया जाता है। अब इसके एग्जांपल मल्टीपल एग्जांपल अपन रियल मतलब जब कोर्स होता है तब मेन कोर्स होता है उसमें अपन डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, ये सब लोग जब यूज करते हैं ना इसी तरह से यूज करते हैं। सिविल इंजीनियर एग्जांपल, तेरे पास एक डिजाइन है, मेरे पास एक डिजाइन है। ओके, जब तेरी डिमांड ओके आएगी कुछ नई डिजाइन के लिए तब तू मेरी डिजाइन एक्सेस कर पाएगा, और मेरी डिमांड आएगी कुछ डिजाइन के लिए तो मैं तेरी डिजाइन एक्सेस करूंगा। दिस इज हाउ ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क्स। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना मालिक। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखना मालिक। ओके, ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक, यहाँ पर से कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आया। ये होने के बाद है ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी। ये तो वापस सेम क्लाउड के जैसा ही आंसर है, सिंगल थोड़ा क्लाउड से मतलब क्लाउड के कॉन्सेप्ट में ही आंसर है। ग्रिड कंप्यूटिंग में सबसे पहला सिंगल साइन ऑन, एक ही चाबी है। अब मेरे को बताओ, अगर मैंने एक ही चाबी दे दी, डोंट यू थिंक एक चाबी से पूरा घर का एक्सेस हो जाएगा? लग जाएगी मेरी। ओके, लग जाएगी। और ये एक चाबी के कंटेक्स्ट में आप ध्यान रखना, एक ही यूजर आईडी पासवर्ड होगा जिससे पूरा ग्रिड कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, कितना एक्सेस देना, किस हद तक एक्सेस देना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, रिसोर्स मैनेजमेंट। तीसरा सिनेरियो डेटा मैनेजमेंट। ओके, डोंट यू थिंक अगर मेरे घर पे आएंगे, उनके मेहमान मेरे घर पे आएंगे तो क्या वो मेरे दूसरे रूम को भी एक्सेस कर पाएंगे? आंसर इज यस। वो डेटा भी देखेंगे तो डेटा को मैनेज कैसे करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स, ये पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? ओके, ठीक है, मैं उसको एक रूम की चाबी दूंगा, लेकिन जब वो रूम में आएगा क्या वो मेरे दूसरे रूम की भी चाबी को एक्सेस करने की क्षमता रख सकता है? आंसर इज यस। ओके, इसके साथ में इंटरऑपरेबिलिटी, ये तो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, इंटरऑपरेबिलिटी। ओके, अगर दोनों सर्विस प्रोवाइडर अगर वो एग्जांपल इंटरऑपरेबिलिटी के कंटेक्स्ट में, वो एग्जांपल मैं नॉनवेज नहीं खाता, वो नॉनवेज खाता है, डोंट यू थिंक यहाँ पर दिक्कत आ सकती है? इंटरऑपरेबिलिटी। ओके, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट। ओके, एग्जांपल को समझ लीजिए, लॉजिक दिमाग में बैठ जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है, अगर स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड इसकी वजह से इंपैक्ट हो सकते हैं। एक्सपोर्टेबिलिटी। ओके, अगर उसके पास कोई वायरस है, उसके सिस्टम में कोई वायरस है, जब वो डेटा शिफ्ट करेगा मेरे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। ओके, एक्सपोर्टेबिलिटी, वायरस की एक्सपोर्टेबिलिटी हो सकती है। ओके,
जो कम्युनिकेशन है, ओके, उसका घर भी सिक्योर्ड है, मेरा घर भी सिक्योर्ड है, लेकिन साला रास्ता उसमें वायरस मिला, उसमें हैकर मिल गया, ओके, नेटवर्क में हैकर मिला, क्या करोगे? ओके, ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए सिक्योर होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए सपोर्ट चाहिए। एन एग्जांपल, ओके, यहाँ पर मैंने खाली मेरा घर और दोस्त का घर बात किया, ऐसे ग्रिड में ऐसे 2 जन नहीं होते, मल्टीपल जन के साथ ग्रिड होता है। ओके, एग्जांपल मैं एक दोस्त के साथ ग्रिड बना रहा हूँ, दूसरे के साथ और एक ग्रिड बनाऊंगा, तीसरे के साथ बनाऊंगा। एग्जांपल ए के साथ मेरा ग्रिड है, इसका मतलब क्या है, उसके साथ कुछ हुआ तो मेरा अरेंजमेंट होगा, बी के साथ और एक ग्रिड होगा, बी के साथ और एक एग्रीमेंट होगा, सी के साथ और एक एग्रीमेंट होगा। तो ये मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन के लिए सपोर्ट होना चाहिए, एक के साथ ये बराबर नहीं होगा, ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ये हो गया आपके ग्रिड कंप्यूटिंग के सिक्योरिटी इशू। ओके, तो ग्रिड कंप्यूटिंग के सिक्योरिटी इशू क्या है? सब पहला पॉइंट है सिंगल साइन ऑन, दूसरा पॉइंट है रिसोर्स मैनेजमेंट, तीसरा पॉइंट है डेटा मैनेजमेंट, चौथा पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल, पांचवा पॉइंट है इंटरऑपरेबिलिटी, छठा पॉइंट है एक्सपोर्टेबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन, नेक्स्ट उसके बाद आपके लिए है सपोर्ट फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, एंड लास्ट पॉइंट इज मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन के लिए सपोर्ट करना। इसमें से कोई भी 7 या 8 पॉइंट याद रख लीजिए, काम खत्म हो जाता है। ओके, दिस इज ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी। ओके, तो ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या क्या पढ़ा आपने? सबसे पहला एडवांटेजेस पढ़ा ग्रिड कंप्यूटिंग का, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ा, तीसरा एप्लीकेशन एरिया पढ़ा, एंड चौथा पॉइंट ओके ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी पढ़ा। ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी या ग्रिड कंप्यूटिंग कंसर्न्स, ग्रिड कंप्यूटिंग कंसर्न्स ये भी हो सकते हैं मालिक। तो मेरे ख्याल से भारत माता की जय, एवरीबॉडी क्लियर मालिक? मेरे ख्याल से मालिक इधर तक क्लियर है। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्टेंट पर आता है आईओटी। आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑल टुगेदर आज की डेट में यहाँ पर अभी ये रूम में कैमरा है, ओके, अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कल मतलब घर पे भी जाता हूँ, मैं आज मतलब घर पे जाता हूँ, घर पे पहुँचने के बाद क्या यहाँ पर क्या हो रहा है वो भी देख सकता हूँ? आंसर इज यस, क्योंकि कैमरा से डेटा रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड होकर इंटरनेट पर स्टोर हो रहा है। इंटरनेट पर कोई तो सर्विस प्रोवाइडर मेरा उसके सर्वर पर स्टोर हो रहा है, उससे मैं देख पा रहा हूँ कि कौन एक्सेस है। दिस इज नथिंग बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन की आपने ऐड देखी होगी, कहीं से भी बैठ के एसी को बंद कर सकता है, चालू कर सकता है। दैट इज नथिंग बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी अब चीज़ों का इंटरनेट बन रहा है, चीज़ों का नेटवर्क बन रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, ये इंटरनेट है। ओके, याद रखना इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए सिस्टम ऑफ, एक सिस्टम है जिसमें कंप्यूटिंग डिवाइस साथ में हो गए, मैकेनिकल मशीन साथ में हो गए, ऑब्जेक्ट साथ में हो गए, एनिमल साथ में हो गए, पीपल हो गए, जिसकी वजह से यूनिक आइडेंटिफायर दिया हुआ है। यूनिक आइडेंटिफायर मतलब एग्जांपल, ये कैमरे को एक यूनिक नंबर दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो नेट पे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ ये डेटा चाहिए। अदरवाइज अगर ये कैमरे को नंबर 1 है और कोई दूसरे कैमरे को भी नंबर दे दिया, सिम दिया है, ओके, अपने को समझेगा नहीं कौन सा कैमरे में जाना है। ओके, आप समझे? ओके, सबके आईपी एड्रेस जैसा मैंने आपको नहीं बताया था कंटेंशन का एग्जांपल, ओके, थोड़ी देर पहले उसी कॉन्सेप्ट में। ओके, और यहाँ पर इट इज हैविंग एबिलिटी टू ट्रांसफर द डेटा, यानी ये जो सीसीटीवी कैमरा है इधर का, ये डेटा ले रहा है इधर से और वो नेटवर्क पे ट्रांसफर करता है विदाउट मेरे इंटरवेंशन, विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू मशीन इंटरेक्शन। ओके, जिसको ह्यूमन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? ओके, ऐसी चीज़ों का नेटवर्क जहाँ पर डेटा यूनिक आइडेंटिफायर है। ओके, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? ऐसे चीज़ों का नेटवर्क जहाँ पर यूनिक आइडेंटिफायर है और ओके उनके पास एक एबिलिटी है जो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरनेट पे बिना ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन के। भारत माता की जय। ओके, इजी आंसर है, लॉजिक आपको समझ में आ गया मालिक। ओके, ये होने के बाद एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस होम के लिए यूज होते हैं, जो मैंने आपको बताया, ऑफिस मशीन्स में यूज कर सकते हैं मालिक। ओके, गवर्नमेंट यूज कर सकती है स्वच्छ भारत अभियान के लिए, ह्यूमन में चिप डाली जा सकती है, वेरेबल्स। ओके, आज के डेट में वेरेबल्स, घड़ी वड़ी के साथ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है। स्मार्ट सिटी, ओके, ये गुजरात की स्मार्ट सिटीज में ये डाला हुआ है। स्मार्ट ग्रिड्स, इलेक्ट्रिसिटीज में अगर एग्जांपल, ओके, आज के डेट में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सुना होगा कोल की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में ग्रिड में क्या होता है? स्मार्ट ग्रिड्स में क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिसिटी में मेरे पास ज़्यादा जनरेट हो गई और मेरे को मालूम है इधर कंजम्पशन कम है, तो मैं ये इलेक्ट्रिसिटी किसी और कोई ग्रिड को भेज सकता हूँ, किसी और ग्रिड में भेज सकता हूँ, और वो ग्रिड वो यूज़ कर लेगी, और जब मेरे को रिक्वायरमेंट होगी तब मैं यूज़ करूँगा। ग्रिड कंप्यूटिंग जैसा। तो स्मार्ट ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी में ही होता ही है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल आईओटी, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री बहुत समझ आती है। कनेक्टेड कार्स को भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। ओके, कनेक्टेड हेल्थ, ये भी कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट रिटेल एंड स्मार्ट सप्लाई चेन, स्मार्ट रिटेल एंड स्मार्ट सप्लाई चेन, मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा। ओके, कभी ढापने की कोशिश करना हो कोई दुकान से, तो आप कोई चीज़ लेके निकलोगे बाहर बिना पेमेंट किए, तो अपने आप वो पॉं बजेगा। दिस इज नथिंग बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दिस इज नथिंग बट आइडेंटिफाई करना। ओके, ये सारी चीज़ें ना उसी केस में आता है। स्मार्ट रिटेल, स्मार्ट सप्लाई चेन, ये सब केसेस है। वापस इसमें से 7-8 पॉइंट याद रखिए। 7 पॉइंट मतलब स्टार्टिंग के 8 पॉइंट याद रखिए। होम, ऑफिस, गवर्नमेंट एंड ह्यूमन, पहले 4 पॉइंट। उसके बाद आता है आपके लिए वेरिएबल, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट। ओके, वेरिएबल, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड एंड इंडस्ट्रियल आईओटी, खत्म हो गई स्टोरी। 8 पॉइंट है, यही इजी रखना, यही मैंने आपको पहले ही बोला था मालिक। हाँ, ओके, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। ओके, ये पॉइंट क्लियर रखना है मालिक, मेरे ख्याल से झेप रहा है मालिक ये। ओके, ये चैप्टर होने के बाद एक 5 मिनट 2 मिनट की सांस लेते हैं मालिक। ओके, लेकिन यहाँ पर पहले एक बार ये काम खत्म कर देते हैं। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है इधर तक। ये पॉइंट होने के बाद आपका आईओटी खत्म हो गया। सर इसके बाद रिस्क है क्या? या आईओटी से रिस्क है क्या? आंसर इज यस।
आप यार ऐसे एनवायरमेंट पे रहने लगे हो जहाँ पर पूरे टाइम वाईफाई चल रहा है। मेरे को पता तुम्हारे घर पे पूरे टाइम वाईफाई चल रहा है, साला तुम्हारे हेल्थ के लिए इशू नहीं है। सेकंड, ओके ये कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सर्वर पे स्टोर हो रही है, वो सर्वर पब्लिकली हो सकता है मालिक। ओके वो सर्वर का मिसयूज हो सकता है। ओके मेरा प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन जा रहा है, यहाँ पर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका ये कॉन्सेप्ट काम हो रहा है, इसका रिकॉर्डिंग स्टोर हो रहा है, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है मालिक। एंड दैट इज नथिंग बट ओके पहला पॉइंट, रिस्क टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है जो IoT फीचर नहीं दे रहा है, वो आउट ऑफ द मार्केट हो जाएगा। रिस्क टू यूजर ऑफ दिस प्रोडक्ट, मेरा डेटा अभी किसी थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, रिस्क टू यूजर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तीसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजी रिस्क। ओके टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना बार बार जरूरी होगा। एंड एनवायरमेंटल रिस्क। ओके 24/7 वाईफाई चालू रखना पड़ता है इधर। अगर इधर वाईफाई बंद कर दूं तो ये कैमरा वाला डेटा नहीं भेजेगा, तो वाईफाई जरूरी है, तो वाईफाई हो गया। तो डोंट यू थिंक एनवायरमेंट के लिए हैवी मेटल्स का नेटवर्क ये यूज किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाट ए कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके सर स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल होता है मालिक। ओके स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट को, स्मार्ट ग्रिड के कॉन्सेप्ट में देखिए, वो वैसे अभी उसमें से कोई 5-6 पॉइंट याद रखोगे तो एग्जांपल, एक ये मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। ओके और ये दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। ओके दिल्ली की जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो जो भी आइदर ऑफ इट है। ओके एग्जांपल, इधर मुंबई में 1000 वाट्स यूज़ करते हैं। ओके आज जनरेट हो गई 1200 वाट्स। अब मेरे को बताओ, अगर आज यूज़ नहीं हो तो वैसे भी वेस्ट होगी, तो ये क्या करते हैं, और दिल्ली में ओके आज 1000 वाट्स यूज़ कर रहे हैं। ओके दिल्ली में और जनरेट हुई है 800 वाट्स। ओके क्या ऐसा हो सकता है ये 2000 वोट्स इधर शिफ्ट करते हुए, ये अपने आप शिफ्ट करता है IoT की मदद से। यानी जिधर ज़्यादा हो गया वो किधर दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा, उधर लगेगा। ओके इधर 200 यूज होगा, अगले दिन ओके इधर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया और इधर रिक्वायरमेंट कम हुई तो ये इधर शिफ्ट कर लेगा। ये स्मार्टली शिफ्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट ग्रिड। ओके ग्रिड का मतलब क्या होता है, तेरी इधर रिक्वायरमेंट आई तो मेरे इधर शिफ्ट। ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले। ओके बस इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी में एक जगह ज़्यादा जनरेट हो गया, यूसेज कम हुआ तो वो दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, जिधर ज़्यादा जनरेशन है उधर जनरेट मत करिए। और ये कॉन्सेप्ट होता है। मेरे ख्याल से अनुज क्लियर है ये पॉइंट। ओके तो मेरे ख्याल से स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। इंटेलिजेंट मतलब वो पर्सन जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वो कंप्यूटर जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हियर फोकस ऑन। ओके तो द एबिलिटी टू यूज मेमोरी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, जजमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा इमेजिनेशन, मेरी मेमोरी, मेरा नॉलेज, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी जजमेंट, ये सब कुछ, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट। यही अगर कंप्यूटर करेगा तो इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अगर कंप्यूटर करेगा तो इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खत्म हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या है, ये सारी चीजें कंप्यूटर करता है, मशीन करता है, इसका मतलब आर्टिफिशियली कर रहा है। ओके तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन क्या है, इसी से मालूम पड़ जाता है आपका आंसर यार। सबसे पहला पॉइंट ऑटोनोमस व्हीकल। ओके मेरे ख्याल से तो भाई इलॉन मस्क को कोई मतलब टेस्ला को कोई यार डिस्कशन नहीं करना, अपने आप चलती है। इंडिया में ये कार नहीं चल पाएगी, इंडिया में जिधर भी जाएगी उसको समझेगा ही नहीं किधर जाना, किधर राइट लेना, किधर लेफ्ट लेना, खड्डे आ गए अचानक और अचानक ऊपर जाना पड़ रहा है, अचानक फुटपाथ पे जाना पड़ता है। ओके अचानक किधर भी जाना पड़ता है ये कार्स को, तो उतना इंटेलिजेंट कार नहीं है, इसलिए तो इंडिया में टेस्ला ऑटोनोमस पे वर्क करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ठीक है जोक्स अपार्ट, लेकिन ऑटोनोमस व्हीकल दिस इज नथिंग बट ओके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड पॉइंट मेडिकल कैंसर रिसर्च में ऑटोमेटिकली मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स देखो ना आप। ओके यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ओके जो ह्यूमन अप्लाई करता है वही मशीन कर रहा है। ओके तीसरा प्लेइंग गेम्स। ओके गेम के साथ में चेस में ओके जब गेम खेलते हो तो सामने वाला चाल चलता है, कंप्यूटर के साथ खेलोगे तो दैट इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्रिएटिंग आर्ट, पोएट्री क्रिएट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके कुछ करते हैं वो पोएट्री वोएट्री बनाते हैं, अपने आप डिमांड किया, मैंने डेटा दिया तो अपने आप बना के देगा। मैथमेटिकल थियरम को प्रूव करना ओके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यार मैं इधर पूरा कॉस सिन डेटा ये सब करता हूँ, इधर तो कंप्यूटर अपने आप 2 मिनट में कर लेगा। सर्च इंजन इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल सर्च से मैं कुछ भी मांगता हूँ, सीरी को कुछ भी बोलता हूँ, दैट इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑनलाइन असिस्टेंस दिस इज समथिंग एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आया एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या है। तो मेरे ख्याल से एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके इजी है, मान लीजिए आप खुद ही रट सकते हो, ज़्यादा दिमाग थोड़ी नहीं है। और उसके अलावा AI इसका रिस्क एंड कंट्रोल क्या है, इसमें रिस्क क्या है। ओके AI रियलाइज हेविली ऑन डेटा इट गेट्स, यानी वो इंटरनेट पे जो डेटा मिलता है उसके ऊपर रिलाई करता है। अगर इनकरेक्ट डेटा मिला तो उसकी तो लग गई ना, वो जो मुझे आंसर देगा वो भी इनकरेक्ट देगा। तो जो उसको इंटरनेट से डेटा मिल रहा है, एग्जांपल मैं गूगल से कुछ सर्च मांग रहा हूँ, ओके गूगल वही डेटा देगा जो इंटरनेट पे सर दिया हुआ है। इंटरनेट पे किसी ने गलत डेटा शेयर किया तो वो गलत डेटा मुझे देगा। सेकंड पॉइंट ओके रोबोट कैरीज सिक्योरिटी थ्रेट। ओके इसका मतलब क्या है, ओके अगर आपने रोबोट पिक्चर देखी तो आपको मालूम है ऑलरेडी। ओके ऐसा हो सकता है किल बटन जरूरी है, किल बटन रोबोट में जरूरी है, यानी अचानक इसका फंक्शनिंग बंद करना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म पे ओके इट किल ह्यूमन स्किल्स ऑफ थिंकेबल। एंड ये पॉइंट मेरे ख्याल से सब लोग एग्री करेंगे। आज शायद ही किसी को 10-15 नंबर के ऊपर नंबर किसी के याद होंगे। ओके पहले एक टाइम था जब ह्यूमन ओके सारी जन के नंबर याद रखता था, बिकॉज उसका ब्रेन वर्क करता था। आज क्या हो गया, ब्रेन सारा गया तेल लेने, ओके सारे मोबाइल में नंबर फीड है, मोबाइल के थ्रू काम हो जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ गलत बात नहीं है, ऐसा नहीं है, सही है। ओके नंबर क्या कर रहे हैं, लेकिन अपनी थिंकिंग कैपेसिटी खत्म कर रहे हैं ना। अभी मेरे को बताऊँ कुछ भी याद रखने का सोचते ही नहीं अपन आधी चीजें गूगल पे सर्च मार लेते हैं।
गूगल पे काम कर लेते हैं, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस मालिक। ओके, और इसके बाद और एक क्वेश्चन आता है मशीन लर्निंग। ओके, मशीन लर्निंग में याद रखिए आपका आंसर सिमिलर है। मशीन लर्निंग मैंने आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले चैप्टर 2 में बता दिया था। मशीन लर्निंग क्या होता है, जहां पर मशीन खुद लर्न करता है विदाउट ह्यूमन प्रोग्रामिंग। ह्यूमन को प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, गूगल पे मैप पे है, गूगल मैप ने ए से बी लोकेशन का एक रास्ता दिया। ओके, मैं वो रास्ते से ना जाके किसी और रास्ते से गया, तो गूगल मैप चालू था, गूगल मैप ने समझा अच्छा ये और एक रास्ता अवेलेबल है, फिर उसने वो कंपैरिजन किया, अपना डेटा यूज किया होगा, अपना लॉजिक यूज किया होगा, और उसको मालूम पड़ा अब अगली बार जब मैं जाऊंगा तो वो 2 रास्ते बताएगा। ओके, 2 रास्ते से मैं कोई रास्ता, आप समझे, उसने अपने आप लर्न किया। दैट इज नथिंग बट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट सब सिमिलर है, एप्लीकेशन सिमिलर है, ऑटोनोमस व्हीकल है, मेडिकल डायग्नोस में, प्लेइंग गेम्स है, अनयूजुअल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन मशीन लर्निंग है। अचानक 2 लाख का कार्ड स्वाइप करोगे, साला फोन आ जाएगा 2 मिनट में, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है ट्रेनिंग ह्यूमन बींग्स। ओके, दैट मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को कैसे डिफाइन करना है, हिडन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना। ओके, डेटा माइनिंग वाला मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। सर्च इंजन, ऑनलाइन असिस्टेंट, ये सारी चीजें जो ऊपर की एप्लीकेशन है वही सब है। ये खाली 3 पॉइंट इन्होंने नए वाले ऐड किए हैं। ओके, अनयूजुअल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, ट्रेनिंग ह्यूमन बींग्स एंड हिडन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, डेटा माइनिंग मशीन लर्निंग का हिस्सा है। मशीन लर्निंग के लिए सारे एआई के जो रिस्क है वही के वही सारे कवर होते हैं मालिक। ओके, तो मेरे ख्याल से ओके चैप्टर 4 बी का कहानी आपके लिए क्लियर है। चैप्टर 4 बी में हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, सारे पॉइंट कवर कर लिए, जिधर जिधर रिक्वायर्ड था मैंने थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया। ओके, अभी एक 2 मिनट का टाइम आउट लेते हैं मालिक, 2 मिनट अपन लेते हैं, ब्रेक नहीं ले रहा हूँ। एक चैप्टर 5 होने के बाद फिर अपन एक ब्रेक लेते हैं, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत कुछ पेट पूजा कर लेंगे मालिक। ओके, उसके बाद फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 एंड आगे साथ। अनुज कितना टाइम होगा, आई डोंट नो यार, मैं कंटिन्यू करते जा रहा हूँ मैं तो। मेरे ख्याल से अभी 3 घंटे और पकड़ अनुज, मतलब 11:30 तक जाएगा मालिक। 11:40 तक जाएगा मालिक। इलेवन 3 घंटे पकड़ते अपन, क्योंकि मैं ख़त्म करके ही निकलने वाला हूँ। मेरे को मतलब ये है नहीं, मेरे को 10:30 का टारगेट था, मेरा 10:30 का टारगेट था ही, वैसे 10:30 तक था। 1 आध घंटा मेरा एक्स्ट्रा चल रहा है, मतलब यहाँ तक मेरा ये पोर्शन है ना अप्रॉक्सीमेटली 7:30 तक ख़त्म होना चाहिए था। तो प्रोबेबली कुछ चीज़ें मैं समझाने में थोड़ा स्पीड का पॉइंट थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ कोई पॉइंट पे। एग्जांपल अभी डेटाबेस मॉडल में, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया मालिक। ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया। ओके, ये डिनर एक अपन आधे घंटे के बाद डिनर जैसे कर लेंगे। डिनर में 15-20 मिनट में निपटा दूंगा, आप भी 15-20 मिनट में आज के लिए निपटा दीजिए चैप्टर 5 होने के बाद। एक दिन की बात है, या तो आप मतलब आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन करना, क्या मेरे को फिर मैं घर पे जाके नहीं आ सकता, मैं ऑफिस में हूँ, तो वापस ऑफिस का कॉन्सेप्ट ये प्रॉब्लम हो जाएगा मालिक, है ना। तो एक 5 मिनट का टाइम आउट ले रहे हैं अपन, ये 2 मिनट का टाइम आउट ले रहे हैं, ताकि ये है इसके बाद अपन चालू करते हैं।